नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग वुमेन्स और उनके क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान हैं, आज इस पूरी मैराथन में सीखेंगे। इसमें विशेष क्या है कि ये जो है केवल और केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है। जिन लोगों की सेमेस्टर एग्जाम है लॉ के दौरान, BA LLB या LLB, उन लोगों को अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करना है जिसका नाम है वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ, यानी कि महिलाओं के साथ होने वाले जितने भी उत्पीड़न हैं उससे संबंधित जो भी लॉज बने हुए हैं, चाहे वो BNS में दिए गए हों, चाहे वो डॉरी प्रोविजन यानी कि दहेज प्रथा में दिए गए हों, चाहे वो भाई महिला के संरक्षण के लिए बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम बोलते हैं घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, उसमें दिए गए, इन सभी का समग्र क्या है हम लोगों को एक सिंगल पेपर में देखने को मिलता है। और उसके लिए अलग अलग जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं और वेरी शॉर्ट भी हैं। तो इस पूरी मैराथन को देखने के बाद आप पेपर में 100% अंक ला सकते हैं, यानी कि पूरे फुल में फुल ला सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे गारंटेड इस पूरी मैराथन से निकल के ही जाएंगे। इस तरीके से इसको बनाया गया है बगैर किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहले तो ऐसा है कि इनको 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 जो है वो कहता है दहेज व दहेज मृत्यु, यानी कि जो दहेज से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। और दहेज से होने वाली मृत्यु यानी किसी महिला को दहेज के उत्पीड़न में उसको मार दिया जाता है, इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, इनसे जुड़े हुए इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बगैर किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बताया गया है कि अपराध को परिभाषित कीजिए और इसके लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। अब अपराध क्या होता है सभी लोग जानते हैं। जैसे कि अपराध का मतलब होता है वह कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध हो। निषिद्ध का मतलब प्रोहिबिटेड हो। प्रोहिबिटेड का मतलब है कानून उसको रोकता हो कि ऐसा मत करो, ठीक है। और जिसके करने पर दंड दिया जाता हो, है ना। जो चीज निषिद्ध है तो उसको करने के लिए क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, ठीक है। और यह समाज के लिए हानिकारक होता है और कानून द्वारा नियंत्रित होता है। तो पूरे में परिभाषा यही है कि जो सरकार ने जिन जिन चीज़ों को मना किया है वो सभी इलीगल काम क्या हो जाते हैं, आपके अपराध हो जाते हैं। और इन अपराध के लिए क्या है, दंड का प्रावधान हो। किसी भी देश में उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, वो सभी अपराध आ जाते हैं। वो समाज के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। अगर लक्षणों की बात की जाए इनमें कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, देखते हैं। देखिए, कानून का उल्लंघन करना एक लक्षण, यानी कि हर अपराध किसी न किसी कानून के खिलाफ होता है। मान लीजिए किसी ने चोरी की तो चोरी की कानून का उल्लंघन हुआ, ठीक है। कानून का उल्लंघन हुआ। BNS में भाई चोरी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लॉजेस दिए गए हैं, सेक्शंस दिए गए। चोरी करना अपराध हो, ऐसे करने पर उसको सजा मिलेगी, तो कानून का उल्लंघन हो गया। दंड नहीं होना, यानी कि उस चोरी के अपराध होने के बाद उसको दंड में या तो सजा होगी या जुर्माना लगेगा, तो अपराध करने पर सजा मिलती हो, ठीक है। और दोषपूर्ण मंशा हो, उसके मन में भी चोरी करने का आशय होना चाहिए। समझने वाली बात है कि अपराध करने के पीछे गलत इरादा या उद्देश्य होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना है। ये भी एक एलिमेंट होता है किसी भी अपराध में। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराध इसलिए कर रहा, उसने रोटी चुराई तो उसका आशय क्या था, गलत नहीं था, उस समय उसको भूख लगी थी। तो यहाँ आशय का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो गलत आशय भी होना जरूरी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मानव आचरण, अपराध केवल व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है, जानवर ने कोई भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को मार दिया या खूंखार जानवर ने उसको खा लिया, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध की श्रेणी में है, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाएगा। केवल मानव विशेष के लिए ऐसी यहाँ पे अपराध की स्थिति दी गई है, ठीक है। हानि यानी कि हार्म, इससे व्यक्ति या समाज को नुकसान पहुंचता हो, तो ये एलिमेंट हैं। जब भी किसी भी अपराध को हम देखते हैं वो अपराध है या नहीं है, तो उसमें छोटे छोटे एलिमेंट देखे जाते हैं कि राज्य ने कोई कानून बनाया, उस कानून का किसी ने उल्लंघन किया और उल्लंघन होने पे उस पर सजा है। हमने 2-3 एलिमेंट देखे, ठीक है। और उसकी मंशा भी थी उस चीज को कारित करने की, यानी कि गलत काम करने की, ठीक है, मंशा भी थी उसकी। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर के एक अपराध बन जाते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अपराध शास्त्र के महत्व को समझाने की बात
बात की गई है कि अपराध शास्त्र क्या होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी। ध्यान रखने, इंग्लिश में क्रिमिनोलॉजी बोला जाता है, इसी को अपराध शास्त्र कहा जाता है। अपराध शास्त्र क्या है, तो यहाँ बताया गया, ये चीज हाईलाइटेड है। क्या बताया गया कि अपराध शास्त्र अपराध और अपराधियों और उनके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन है। किस चीज का अध्ययन है, अब समझने वाली बात है। अपराध शास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है कि अपराध क्या होता है उसका अध्ययन करते हैं, कि अपराध बनता कैसे है, अपराध बनता कैसे है। ठीक है, अपराधियों की जो श्रेणी होती है, अपराधी जो तैयार होते हैं उनके अंदर क्या गुण होते हैं, है ना, उनके क्या कारण होते हैं, सभी चीजों को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, उसी को अपराध शास्त्र यानी कि क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है उसको समझते हैं। इसका महत्व यह है कि अपराध के कारणों को समझना, यानी यह बताता है कि अपराध क्यों होते हैं। समझ पा रहे हो, अपराध के पीछे भी कारण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चोरी क्यों करेगा, उसके पास पैसे की समस्या होगी, अगर उसको गरीबी से उठा करके एक स्टेबल जीवन दे दे तो चोरी नहीं होगी। तो हर चीज के पीछे कारण होते हैं, उन कारणों को यहाँ अध्ययन में समझना होता है। दूसरा है अपराध नियंत्रण में सहायता, यानी कि अपराध रोकने के लिए उपाय सुझाता है। भाई क्रिमिनोलॉजी ऐसा नहीं है कि अपराध को पहचानने में ही काम करे, यहाँ पे सुझाव भी देता है, हेल्प भी करता है, मदद भी करता है कि इस अपराध को खत्म करने के लिए क्या करना है। चोरी खत्म करना है, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाओ, इस तरीके से तो ये सुझाव मिलते हैं। तीसरा है अपराधियों का सुधार, अपराधियों को सुधारने के कुछ तरीके भी बताता है कि अपराधी अगर अपराध कर चुके हैं उसके बाद भी उनको किस तरीके से रिहैब कर सकें, यानी कि उनको फिर से पुनर्वास करा सके, फिर से वो अपने अच्छे जीवन में वापस लौट सके, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। कानून का निर्माण करने में मदद, यानी कि बेहतर कानून बनाने में सहायक होता है। क्या, क्रिमिनोलॉजी के कानून स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आपको पता है इनकम टैक्स में कोई भी लूप हो जाती है, आपने ITR नहीं भरा, इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा, तुरंत नोटिस आ जाता। क्या है, स्ट्रिक्ट है। समझ पा रहा है बात को। मान लीजिए किसी ने ऐसा ऑफेंस कर दिया जो नॉन बेलेबल है, सॉरी ऐसा ऑफेंस कर दिया जो बहुत छोटी श्रेणी का है, तुच्छ श्रेणी का है, तो वहाँ पे उसकी FIR दर्ज या NCR दर्ज नहीं हो रही है। तो क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट और लाइबल, लिबरल मतलब ऐसा कि बहुत थोड़ा सा उदार कि ठीक है रहने दो। जब स्ट्रिक्ट हो जाता है तो इन सभी चीज़ों का जो नेचर तय करता है वो भी यही करता है क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, समाज में सुरक्षा बढ़ाना, अपराध कम कर समाज को सुरक्षित बनाने का काम भी क्रिमिनोलॉजी करता है। तो क्रिमिनोलॉजी के उद्देश्य यही होते हैं, अपने दिमाग में फिट करके बैठना है कि अपराधियों को समझना, उसके बाद उनको रिहैब करने के लिए तरीके बताना, अपराध क्यों किया है उसने, उसके पीछे का कारण, कॉज, रूट कॉज तक, यानी उनकी जड़ों तक जाना कि अपराध हो क्यों रहा है, क्या गरीबी है, क्या और कोई कारण है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में समझ विकसित करना, वो एक अच्छा कानून बनाने में भी ये मदद करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अपराध शास्त्र समाज के लिए क्या है, एक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, या कह सकते बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इस चीज को यहाँ तक हमने समझा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित अपराधों के कारण होते हैं, कौन कौन से। पहला, न्यायालय, मतलब अगर पूछा जाए अपराध के कौन कौन से कारण होते हैं, अपराध के कौन कौन से कारण होते हैं ना, अपराध के कौन कौन से कारण होते हैं, तो यहाँ बताया गया क्या न्यायालय अपराध का कारण होता है, पहली बात है ना। क्या आपराधिक संगति मतलब कारण होता है अपराध का, मदपान यानी कि किसी ने नशा कर लिया है, क्या समाचार पत्र, तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है। तो न्यायालय जो है अपराध का कारण नहीं होता, बल्कि अपराध को नियंत्रण करने वाला संस्थान है। क्लियर बात, तो ये अपराध का कारण पहला नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपराधिक संगति, यह अपराध का प्रमुख कारण होता है, ध्यान रखना ये मेन कारण होता है, प्रमुख कारण होता है, क्योंकि गलत संगति क्या है, व्यक्ति को अपराध करने के लिए मजबूर कर देती है, उस दिशा में लेके जाती। तो ये क्या हो गया, आपराधिक संगति एक अपराध का कारण हो जाता है। तीसरा है मद्यपान, क्या है, यह भी अपराध, यह भी कारण है, क्योंकि शराब से व्यक्ति का नियंत्रण और समझ क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो मद्यपान यानी कि नशा से भी लोग अपराध कर बैठते हैं। दो कारण मिल गए हैं। समाचार पत्र के अपराध का कारण है, तो सामान्यता तो कारण नहीं है, परंतु कभी कभी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं किसी भी दिशा में। तो केवल और केवल हमें देखने को मिल रहे हैं दो यहाँ पे अपराध के कारण हैं, ये दोनों देख ली हमने। तो इससे क्या है कि ऐसे इस तरीके से क्या है क्वेश्चनिंग कर ली जाती है, इससे उनकी समझ विकसित हो। तो समझना होता है इन चीज़ों को। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं, गलत संगति में रहने वाले व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये उदाहरण है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है महिला संरक्षण संबंधी प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं समझाएं। तो महिला से जुड़े हुए जो उनके प्रोटेक्शन से जुड़े हुए जो भी प्रावधान यानी कि क्लॉजेस या एक्ट हैं उनके बारे में बात की गई। तो इनको ग्लिम्स समझ लेते हैं क्योंकि ये हमें पढ़ने तो है नहीं। कब पढ़ेंगे? जब महिला के साथ कोई भी इस तरीके से व्यवहार हो जाता है तो हम पर्टिकुलर एक्ट को निकाल के पढ़ लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे 8 से 10 ऐसे एक्ट हैं, इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी कि दहेज को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जो 1961 में बना था। इसमें क्या था? दहेज लेने और देने, मांगने, है ना, इन सभी को क्या किया गया? अपराध घोषित किया गया। महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से सुरक्षा भी मिली। तो इस प्रतिषेध अधिनियम में, डॉरी एक्ट में यही बताया गया है कि महिलाओं को फोर्सफुली तरीके से उनसे दहेज मांगना या महिलाएं खुद से स्वयं से दहेज दे रही हैं तो दोनों क्या है? गलत है। और इस तरीके से अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है दहेज मांगने को लेकर के तो उन व्यक्तियों के ऊपर सजा का प्रावधान है। तो इसमें दहेज लेने देने से पूरा क्लॉजेस दिया गया है। ठीक है, ये तो मेजर था ही हमारे इस पूरे महिला अधिनियम के अंदर। दूसरा क्या है? दूसरे को भी समझते हैं। देखिए दूसरा यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, इसी को बोलते हैं MTP एक्ट। मतलब क्या है कि किसी भी सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति देना जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। तो यहाँ गर्भपात पे भी नियम कानून बनाए गए हैं कि कितने बच्चा जो भ्रूण होता है ना, उसको कब तक गिराया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 से 4 महीने मैक्सिमम लिमिट होती। इसके बाद उस बच्चे का जीवन आना शुरू हो जाता है, उसको गिराया नहीं जा सकता है। एक चीज तो इसमें लिमिट बताई गई है। कोई भी बच्चा मान लीजिए किसी गर्भ में क्या है, मान लीजिए वो मर गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका गर्भ क्या है? साफ किया जा सकता है। तो ऐसी स्थितियां क्या है? इस एक्ट में सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, कब गिरा सकते हैं कब नहीं, और जो जीवन है बच्चों का उनको भी यहाँ जीवन आने से पहले भी उनको सुरक्षा यहाँ दी गई है। तो इस चीज़ के बारे में ये है। तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी कि क्या कह रहे हैं? सभी लोगों को जैसे इक्वल काम है तो इक्वल बेसिस मिले। जैसे हमने देखा कि स्कूल्स जो होते हैं, स्कूल में जो मेल होते हैं टीचर, उन लोगों को मान लो 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है। प्राइवेट स्कूल में फीमेल हैं उनको 5,000 रुपये मिल रही है। क्या है इसका मतलब? यही है कि उनके साथ क्या हो रहा है? दोहाती हो रहा है, दो तरीके का काम हो रहा है। तो यहाँ इस एक्ट में बताया गया पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन मिलेगा। इस एक्ट में उस महिलाओं को संरक्षण दिया गया है, बशर्ते महिलाओं को जानकारी नहीं है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ चौथा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यानी कि बाल विवाह को अपराध घोषित कर लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि होता क्या था, पहले 12 से लेकर के 16 साल की एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, है ना। 18 साल की एज के पहले ही शादी कर दी जाती थी। तो 12 से 17 साल तक शादी ना की जाए ऐसी स्थिति हो, या 18 के बाद ही लड़कियों की शादी हो, तो बाल विवाह को निषेध करने के लिए इसमें लड़की हो या लड़का हो, दोनों लोगों के लिए यहाँ प्रोटेक्शन मिला है। लड़की के लिए 18 साल की एज हो गई, लड़के के लिए 21 साल की एज हो गई, दोनों को प्रोटेक्शन मिला। इससे कम में अगर कोई भी माता पिता शादी करते हैं, कोई भी व्यक्ति सूचना देता है, तो उन माता पिता के ऊपर क्या होती है? कार्रवाई की जाती है। तो इस एक्ट में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब समझते अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1983 क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बताया गया कि बलात्कार से संबंधित कानूनों को सख्त किया गया और आईपीसी में संशोधन किया गया था, क्योंकि 1983 का मामला है। यानी कि इस श्रेणी में जो रेप की श्रेणी के जो भी कानून थे इनको सख्त किया गया था, यानी कि इसको स्ट्रिक्ट किया गया था, लिबरल नहीं था। स्ट्रिक्ट का मतलब अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उसको सजा मिलना तय है, छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस पूरे अधिनियम में यही बताने की कोशिश की गई थी। उसके बाद आया फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। तो तलाकशुदा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था। आपको पता हो CRPC की धारा 125 क्या कहती है? महिलाओं को भरण पोषण की बात करती हैं। अगर उनके पति ने उनको छोड़ दिया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी के लिए ही बात करते हैं। तो ये चीजें इन्हीं के लिए तैयार की गई थी। ठीक है। महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व, यानी कि क्या है? महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर रोक लगाता है। मतलब आपने देखा होगा
ये एक्ट के बारे में शायद किसी को पता ही हो। जैसे कि किसी भी महिला के साथ गलत तरीके से आपने उनका रिप्रेजेंटेशन करा दिया, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी है उनसे नृत्य करा दिया गलत उनकी स्थिति के साथ, या कुछ इस तरीके से करा दिया कि भाई जो सामाजिक दायरे से गलत है, तो ऐसे में उन महिलाओं को यहाँ सुरक्षा दी जाती है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है जिन्होंने ऐसा गलत कृत्य कराया है। तो यहाँ पे अश्लीलता को रोकने के लिए ये वाला एक्ट तैयार किया गया था। क्लियर। उसके बाद है पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी कि इस अधिनियम में क्या है, लिंग चयन और भ्रूण हत्या पर रोक लगाया गया। कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यूजीसी बोलते हैं, है ना, सॉरी यूएसजी बोलते हैं, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड ग्राफ, यानी कि इसको अल्ट्रासाउंड कह देते हैं कुछ की भाषा में। तो जब भी किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करा दिया जाता है और उसकी भ्रूण की जांच की पुरुष है या महिला है उसके आधार पर अगर महिला निकलती उसकी डेथ कर दी जाती है। तो इसी डेथ को रोकने के लिए यहाँ पे इस तरीके के एक्ट को तैयार किया गया जिसका नाम था पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार में संशोधन होता है, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा मिलती है, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में से समान अधिकार मिलता है इस अधिनियम के संशोधन होने के बाद, क्योंकि महिलाओं को पहले ऐसे पैतृक संपत्ति से क्या नहीं मिलता था, समान अधिकार। पैतृक मतलब पिता की संपत्ति में उनका हिस्सा ना होना। चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अच्छा 10 नंबर कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन 2005 महिलाओं के मामलों की सुनवाई को अधिक सुरक्षित और गोपनीय बनाया गया। मतलब जो सीआरपीसी था, महिलाओं की जब सुनवाई हो रही हो उस सुनवाई के दौरान उनको निजता का ध्यान रखते हुए अगर कोई भी ऐसी निजी बात है तो उसको बिल्कुल बंद कमरे में भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसको बोलते हैं ऑफ द कैमरा, है ना। ये नाम बार बार आएगा। ऑफ द कैमरा का मतलब है कि कोई व्यक्ति ना हो, केवल जज हो और क्लाइंट के वकील हो और सामने वाले के वकील हो। इस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी गई थी सीआरपीसी में जो आज भी चल रही हैं। उसके बाद है खान अधिनियम 1952 महिला श्रमिकों के कार्य समय और सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान, यानी कि खान वही जिसको खदान बोलते हैं, उन खदानों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी गई थी कि उनके साथ उनके श्रमिकों के कार्य का जो समय है वो निश्चित किया जाए, कितने घंटे काम करेंगे, उनकी छुट्टियों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो उसके बाद है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विवाह तलाक महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करता, केवल हिंदू महिलाओं की, ध्यान रखना है क्योंकि ये हिंदू विवाह अधिनियम है। तो यहाँ हिंदू महिलाओं की उनकी विवाह की रक्षा करना, तलाक की रक्षा करना, है ना, महिला के वैवाहिक अधिकार जो है उन सभी चीज़ों की रक्षा के लिए अधिनियम बना था। ठीक है। उसके बाद है हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। ये कहता है महिलाओं को दत्तक ग्रहण और भरण पोषण का भी अधिकार है। क्या मतलब है कि महिला अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती, दूसरे बच्चे को, अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती, तो उसके पास ये अधिकार रहेगा। केवल पुरुष अकेला ऐसा नहीं कर सकता, महिला भी कर सकती है ना। उसका भरण पोषण यानी कि उसका भरण पोषण खुद कर सकते हैं। और दूसरी चीज भरण पोषण अधिनियम में ये भी है कि अगर पुरुष कहीं पे भी रह रहा है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देगा। पहली बात, मान लो दोनों लोगों के विवाह विच्छेद हो गए हैं और अभी प्रक्रिया चल रही है, तो उस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी भरण पोषण, जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं, वो भी देना होगा, जिसी को एलुमनी कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद है अनैतिक देह व्यापार। क्या है? प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिट यानी कि रोकने के लिए 1956 में बनाया गया था। किस चीज के लिए? वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी को रोकने के लिए। मतलब वेश्यावृत्ति समझते हो, किसी भी महिला के द्वारा अपने अंग को बेचना यानी कि अपने आप को बेचना चंद पैसों के लिए। ठीक है। तो वो उस चीज को रोकने के लिए और उनको उस ट्रैप में से, उस जाल में से बाहर निकालने के लिए इस पूरे अधिनियम में सुविधा दी गई थी कि महिलाओं को इस ट्रैप यानी कि इस जाल में से बाहर निकाला जा सके, वो अपनी सुलभ जीवन जी सकें। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। मातृत्व लाभ अधिनियम, जिसको मैटरनिटी लीव बोलते हैं, मैटरनिटी जो बेनिफिट होते हैं उसकी बात की। गर्भवती महिलाओं को अवकाश और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है उसको 6 से 9 महीने तक की लीव यानी कि छुट्टी मिलती है और उस छुट्टी का पूरा पेमेंट दिया जाता है अगर वो कहीं पे जॉब करती है। तो ये अधिनियम में
इतनी सुविधाएं महिलाओं को यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अलग अलग अधिनियम अलग अलग बात करते हैं। 15 अधिनियमों में से अगर किसी में से भी एक क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दहेज के लिए आत्महत्या के दुष्परिणाम को निर्णीत बातों से समझाएं। मान लीजिए किसी भी पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी को उत्प्रेरित कर रहे हैं, यानी दुष्परिणाम कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि मरने के लिए। तो ऐसे कुछ बातों के बारे में बात की गई है, यानी कुछ यहाँ पे केसेस की बात की गई है। समझें क्या है, जब किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित या परेशान किया जाता है और वह आत्महत्या कर लेती है। ध्यान रखना है, प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ में वह आत्महत्या कर लेती है, तो यह दुष्परिणाम है ना। आईपीसी की धारा जिसको 306 कहते थे, लेकिन हमें याद रखना है बीएनएस की धारा 108। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ बता दें, जितनी भी आईपीसी की धाराएं इस पूरे क्वेश्चन आंसर सीरीज में हैं, उसके सामने बीएनएस की धाराओं को भी रखा गया है और आपको बीएनएस को ही याद रखना है। क्लियर बात। तो यहाँ दुष्प्रेरण यानी कि किसी भी व्यक्ति को उकसाने के लिए जो 306 लगती थी, वो दुष्प्रेरण के लिए ध्यान रखना है धारा 108 बीएनएस की लगने लगी है। क्या, उकसाने के लिए धारा 108, ठीक है। साथ ही धारा बीएनएस की 85, 86 जो 498 ए थी वो भी लागू होगी। मतलब किसी भी महिला को भाई आपने उकसाया, उकसाने के साथ ही उसने आत्महत्या कर ली और वो आपकी यहाँ पे रह रही थी, यानी कि आपकी पत्नी थी, तो ऐसी स्थिति में जो 498 आपने देखा होगा दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ, उसको यहाँ बीएनएस में 85 और 86 दोनों में मिक्स्ड क्लॉज में रखा गया है, यानी कि मिक्स सेक्शंस में रखा गया। तो यहाँ बीएनएस की धारा 85, 86 और यहाँ पे 306 की आपकी 108 बीएनएस में हो गई। क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ऐसी स्थिति में अगर हम आवश्यक तत्व एलिमेंट की बात करें, कौन कौन सी होती है कि अगर किसी भी दुष्प्रेरण के लिए किसी ने आत्महत्या कर ली तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। नंबर 1, आत्महत्या होना, जैसे किसी भी व्यक्ति को दुष्प्रेरित या उकसा रहे हैं तो पहला एलिमेंट उसका मरना, है ना, वो मर गया है, मतलब व्यक्ति ने वो दुष्प्रेरित यानी कि उसको वो किया था, ठीक है, परेशान किया था। दहेज के लिए प्रताड़ना, ध्यान रखना 498 जो प्रताड़ना की बात करता है। प्रताड़ना और आत्महत्या के बीच एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, तीनों एलिमेंट होंगे तब माना जाएगा उसके ऊपर दुष्प्रेरण लगा है, यानी कि उसने उकसाया है, तब जाकर के 306 जो थी उसको ही हम 108 कहने लगे। तो समराइज यही है कि धारा 108 बीएनएस की जो है किसी भी व्यक्ति के उकसाने से अगर सामने वाला मर जाता है, वो मरने के साथ अगर रिलेशन डेवलप हो रहा है कि उसने उकसाया इसलिए कि दहेज मांगा जा रहा था, तो 498 ए जो लगती थी वो धारा 85, 86 लगने लगी है। क्लियर होना चाहिए। बाद कौन सा है इसको समझ लेते हैं। ये बाद दिया गया है ब्रजलाल बनाम प्रेमचंद का। क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ब्रजलाल प्रेमचंद का बाद है। इसमें क्या है, एक महिला है बीना रानी की शादी प्रेमचंद से हुई थी। पति लगातार 1000 रुपए की मांग कर रहा था। 1000 क्यों? क्योंकि ये मामला है 1989 का, उस समय बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और उसे प्रताड़ित करता था। 15/9/1975 को झगड़े के दौरान पति ने कहा कि वह उसी दिन मर जाए तो उससे राहत मिल जाएगी। इसके बाद बीना रानी ने आत्महत्या कर ली। मतलब सीधी बात, जैसे उसने 1000 रुपए मांगे अपनी पत्नी से, उसने नहीं दिए तो और बोल दिया कि भाई मर जाओ तुम, और उसने इस चीज को भाई दिमाग पे ले लिया और उसमें आत्महत्या कर ली, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 306 के तहत दोषी ठहराया, ठीक है। 306 मतलब वही दुष्प्रेरणा यानी कि उकसाने के लिए, ठीक है। 4 वर्ष की सजा दी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए बरी किया कि उकसावे का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। किसने सजा दी थी यहाँ पे? ट्रायल कोर्ट, यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वो व्यक्ति हाई कोर्ट जाता तो हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, बरी करने का कारण है कि उकसावे का पर्याप्त कारण नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि उसने ये बोला था तुम मर जाओ, और मतलब क्या बोला था, उसी दिन मर जाओ हमें राहत मिल जाएगी। ये अकेला उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति के शब्द और लगातार प्रताड़ना आत्महत्या के लिए स्पष्ट उकसावे थे। उकसावे का आकलन पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में किया जाना चाहिए, इसलिए दोष सिद्ध
बहाल की जाए, मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध कर दिया कि वो क्रम में थी चीज़ें, भाई उसने उकसाया, उसके बाद व्यक्ति मरा, तो ये सब क्रमबद्ध हो गया है। तो इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का कहना, उसको फिर से गिल्टी पाया जाए, यानी कि दोषी माना जाए। सजा को घटाकर पहले से भुगती हुई अवधि तक कर दिया गया, जुर्माना 20,000 किया गया, जिसमें 18,000 बच्चे के पालन पोषण में देने का आदेश दिया गया। तो ध्यान रखना है इस तरीके के ये क्या केस होते हैं। केस का नाम क्या था यहाँ पे, बृजलाल बनाम प्रेमचंद। ऐसे केस हमें एक आध याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। दहेज से क्या आशय है तथा दहेज देने और लेने और मांगने की सजा पे चर्चा करें। देखिए क्या है, बताया गया है दहेज वह संपत्ति, धन या वस्तु है ना। दहेज क्या है, कोई संपत्ति हो सकती है, धन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, जो विवाह के समय उसके पहले या बाद में वर या वधू को दी जाती हो, है ना, किसी को भी दी जाती हो। सीधी बात समझें, दहेज चाहे पैसा हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, या कोई भी संपत्ति जमीन हो सकती है, वस्तु कार हो सकती है, पैसा हो सकता है। ये विवाह के समय या विवाह से जुड़े हुए क्रम में, है ना, आदान प्रदान करने वाला कोई भी एलिमेंट होता है तो वो सभी दहेज की श्रेणी में आता है, ऐसा परिभाषा कहती है। ठीक है। दंड के प्रावधान, अगर दहेज दिया जाता है तो दहेज लेने या देने पर न्यूनतम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना। तो ध्यान रखना है, दहेज लेना भी गलत, दहेज देना भी गलत, लेकिन मान्यता कोई नहीं है। ठीक है। दहेज मांगना, जो पुरुष दहेज मांगते हैं उसको 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा प्लस जुर्माना रहेगा। ये प्रावधान आपको पता होना चाहिए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, है ना, उसकी धारा अगर देखी जाए 3 सब क्लॉज 2 के अंदर देखने को मिलती है। वहाँ पे दहेज की यहाँ पे पूरी परिभाषा देखने को मिल जाएगी। अगर आपसे पूछे जाए कि दहेज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, दहेज से क्या मतलब है, तो आपको ध्यान रखना है धारा 3 के क्लॉज 2 किसका, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में दहेज की परिभाषा दी गई है। लेने देने में दोनों में यहाँ पे मनाही की गई है। न्यूनतम 5 वर्ष तक की सजा जुर्माना है, और दहेज मांगने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की यहाँ पे सजा। मांगना अकेला दिया नहीं गया है, किसी भी पुरुष ने दहेज मांगा और उस सामने वाले ने शिकायत कर दी, तब उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा है। चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो उदाहरण दिए जैसे विवाह में कार या धन की मांग करना एक दहेज के तौर पे अपराध है। तो हमें क्लॉज भी याद हो गया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, बताया गया है कि दहेज मृत्यु की परिभाषा और प्रावधान बताइए। मतलब यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है, तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो, तो इसे दहेज मृत्यु कही जाएगी। ये बीएनएस की धारा 80 के तहत देखने को मिलती है। ध्यान रखना है, इसमें एलिमेंट यानी कि तत्व विशेष यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि दहेज मृत्यु हुई, तो दहेज मृत्यु के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि 7 साल के अंदर, यानी कि किसी भी व्यक्ति का विवाह हुआ है उसके 7 साल के अंदर अगर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ कुछ तथ्य ऐसे मिलते हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है, वहां पे मारा गया है, कुछ भी किया गया, असामान्य परिस्थितियों में अगर हो गया है ऐसा, है ना, सामान्य परिस्थिति, कोई बीमार हो गया, कुछ सामान्य घटना हो गई, तो ऐसा नहीं है, तो वो किस में गिना जाएगा, दहेज मृत्यु में। और दहेज मृत्यु की आपको बीएनएस की धारा याद रखनी है, आईपीसी की भूल जाना है। बीएनएस की धारा यहाँ पे कौन सी है, 80 है। बीएनएस की धारा कौन सी है, 80 है। ठीक है, यही विशेष है यहाँ पढ़ने से, क्वेश्चन बैंक या कहीं पढ़ेंगे वहां पे आपको धाराओं का सबसे बड़ा ग्लिच मिलेगा, क्योंकि वो लोग अपडेट नहीं करते हैं। प्रावधान की बात की जाए, दहेज मृत्यु, है ना, 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। पहली बात, अगर किसी भी महिला की मृत्यु होती है तो उसमें एलिमेंट चेक करे जाएंगे, क्या महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हुई है शादी के, है ना, मृत्यु क्या असामान्य थी, सामान्य कोई घटना तो नहीं थी, सामान्य घटना मतलब बीमारी से तो नहीं मरी थी, असामान्य होना चाहिए। दहेज के लिए प्रताड़ना हुई हो, प्रताड़ना के लिए कोई उनके पास छोटे मोटे एविडेंस हो, मारपीट या किसी भी चीज से जुड़ी हुई कोई शिकायत हो आगे पीछे की। ठीक है, प्रताड़ना मृत्यु से पहले हुई, भाई प्रताड़ना मृत्यु के बाद थोड़ी ना होगी, पहले ही होगी। तो ये 3-4 यहाँ पे एलिमेंट हैं, इनके आधार पे दहेज मृत्यु की परिभाषा तय की जाती है बीएनएस की धारा 80 के तहत, है ना। इस अपराध में 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ जैसे बता रहा है
महिला एवं अपराध तथा कथन की व्याख्या कीजिए। क्या मतलब है कि इस पूरे कथन की व्याख्या करनी है, महिला और महिलाओं से जुड़े हुए क्या क्या अपराध उनके साथ होते हैं उस कथन की व्याख्या करनी है। तो महिलाएं समाज में दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि अपराधों की शिकार होती रहती हैं, है ना। दहेज की भी शिकार होती हैं, घरेलू हिंसा की भी होती हैं और यौन उत्पीड़न की भी होती हैं। ठीक है, दहेज मृत्यु इन अपराधों का एक गंभीर रूप है। तो ये वाली जो मृत्यु है, दहेज से होने वाली मृत्यु, एक सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। ठीक है, दहेज मृत्यु एक चेतावनी है, का अर्थ है कि यह समाज में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का संकेत देती है। यदि इसे नहीं रोका गया तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। इसलिए कानून के साथ साथ जागरूकता भी आवश्यक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं से जुड़े कौन कौन से अपराध हो सकते हैं, तो आपको 3-4 अपराध याद रखने हैं। तो महिलाओं से जुड़े हुए यही सभी अपराध हैं। इन अपराधों में महिलाओं के साथ होने वाला सबसे बड़ा उत्पीड़न है दहेज मृत्यु। उसके बाद यौन से जुड़े हुए कोई भी अपराध हो सकते हैं। हो सकता है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में किसी भी पत्नी के साथ पति हिंसा करता है। कभी कभी आपने देखा होगा उनके बच्चे अपनी माताओं के साथ भी इस तरीके से हिंसक होते हैं, उनको घर से निकाल देना, उनको सही तरीके से उनकी केयर टेकिंग नहीं करना, ये भी घरेलू हिंसा के दायरे में आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हमारे अपराध महिलाओं से जुड़े अपराध कहे जाते हैं। तो इससे हमें यही समझना है कि हमें अपने दिमाग को विकसित करना है, चीज़ों को पेश करना है। ठीक है, चीज़ें रटनी नहीं है। धारा 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वही धारा आपकी 180 के अंतर्गत जो बताया गया है ना, 80 क्या है इसको भी समझते हैं। चलिए, तो आवश्यक तथ्य की बात की गई है। धारा 80 क्या कहती है, बीएनएस की, है ना। उससे पहले क्वेश्चन आया था धारा 304 बी। अब इसको समझते हैं। तो 304 बी क्या है, डॉरी डेथ, जिसको डीडी कह सकते हैं शॉर्ट में, डॉरी डेथ यानी कि दहेज मृत्यु। ठीक है, इसी को बीएनएस की धारा 80 में हो गई है शिफ्ट। आप लोगों को बीएनएस की धारा 80 को याद रखना है। क्या है, दहेज मृत्यु के कुछ आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से, कब माना जाएगा, महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो, असमान परिस्थितियों में हो, दहेज के लिए उसको परेशान किया गया हो, प्रताड़ना मृत्यु से पहले हुई हो। ये तो चीजें एलिमेंट हो गई कि दहेज मृत्यु में इतने एलिमेंट्स मिलने चाहिए तभी उसको दहेज मृत्यु कहेंगे। इसका एक सबसे बड़ा केस है जिसका नाम है कमलेश पंजियर, यानी कि कमलेश पंजियर भी कह सकते हैं, और स्टेट ऑफ बिहार का। ये कब का मामला है, ये मामला है 2005 के आसपास का। ठीक है, साइटेशन है। साइटेशन आप लोगों को बता दो किस तरीके से पढ़ी जाती है। देखिए, ऑल इंडिया रिपोर्ट, है ना, क्या करती है कि सभी जितने भी आपके वो होते हैं केसेस होते हैं उनको रिपोर्ट करती है, यानी कि उसको पूरा बना करके इकट्ठा करती। तो ऑल इंडिया रिपोर्ट के 2005 है, सुप्रीम कोर्ट के जितने जजमेंट है उसके 785 नंबर आपका जजमेंट नंबर ये है। तो ऑल इंडिया रिपोर्ट की बुक निकालोगे, 2005 में जाओगे आप, उसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखोगे तो 785 नंबर का जजमेंट देखने को मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का खुद का है एक, सुप्रीम कोर्ट केसेस के नाम से चलते हैं, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो उसके 388 नंबर पे देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम 2 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस तरीके से साइटेशन यानी कि केस को हम ढूंढते हैं। बढ़ते हैं आगे। संक्षिप्त तथ्य क्या है कि भाई जो केस था आपका बिहार वाला, पंजीयन वाला, कमलेश पंजीयन का, क्या है इसमें, देखिए इसमें हल्के समझ लेते हैं कि मृतका जयकली देवी की शादी 1988 में हुई। 40,000 रुपए दहेज दिया गया, बाद में भैंस की मांग की गई। ठीक है, 40,000 दहेज दिया गया, 1988 में बहुत ज्यादा होता है। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना भी होती है, और यहाँ पे 1989 में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। गर्दन पर चोट के निशान भी देखने को मिलते हैं। तो एलिमेंट सब मिल गए। कैसे मिल गए कि दहेज हुआ, भैंस की मांग की गई, मांग न होने पर प्रताड़ना की गई, और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सभी एलिमेंट्स कहाँ इंगित कर रहे हैं, दहेज की ओर। ठीक है, ट्रायल कोर्ट यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जहां पे ट्रायल चल रहा हो, तो वहां पे धारा 304 भी, जिसको हम 80 कहेंगे अब से बीएनएस की। ठीक है, इसमें दहेज मृत्यु में उसने दोषी ठहराया, व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा सुनाई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर हाईकोर्ट पहुंचते हैं लोग। तो हाईकोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है, इसको समझते हैं। देखिए, हाईकोर्ट में यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि दोष सिद्ध बरकरार रखा गया, यानी कि वो व्यक्ति कन्विक्ट है, वो व्यक्ति गिल्टी है, उस व्यक्ति ने दोष किया है। सजा घटा करके 7 वर्ष कर दी गई, 10 से
3 साल कम करके 7 वर्ष कर दी गई है। कठोर कारावास, कठोर कारावास का मतलब होता है साश्रम कारावास, तुम्हें वहां पे काम करना होगा, ना कि केवल रहोगे। तो साश्रम कारावास यहाँ पे सुविधा दी गई, यानी कि उसको और जटिल कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 304B यानी कि धारा 80 जो है बीएनएस की, उसके तत्व स्पष्ट किए, तत्व एलिमेंट स्पष्ट किए कि किन किन चीजों को देख करके उसको दहेज मृत्यु कहा जाएगा। कहा कि सून बिफोर डेथ का अर्थ है निकट संबंध, प्रॉक्सिमिटी टेस्ट से है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। मतलब यही है किसी भी व्यक्ति की पहले डेथ होना, इस चीज के बारे में सही तरीके से यहाँ बताने की कोशिश की गई। जैसे ऊपर आपने देखा था कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया हो, मृत्यु से पहले किया होगा, ना कि बाद में। तो इन सभी चीजों के बारे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दी। उसके बाद बताया 113B साक्ष्य अधिनियम के तहत, है ना, उस समय क्या चल रहा था, साक्ष्य अधिनियम, अब क्या हो गया BSA। ठीक है, उसी को एविडेंस एक्ट बोलते थे पहले, अब BSA हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कि दहेज मृत्यु की विधिक अनुमान लागू होगा यदि मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हुई, मृत्यु असमान परिस्थिति में हुई, मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो, है ना। तो ये क्या है, प्रिजम्पशन है किसका, धारा 113B एविडेंस एक्ट का। ठीक है, तो डॉक्टर द्वारा कारण स्पष्ट न बताने के बावजूद गर्दन के निशान और साक्ष्य असामान्य मृत्यु सिद्ध हो गई। तो भाई डॉक्टर कारण नहीं बता पा रहा कैसे हुई है, तो इसका मतलब है असामान्य स्थिति हो गई है, मृत्यु हुई है, इसका मतलब डोहरी से ही हुई, दहेज मांगने से हुई। तो ये केस था। क्लियर। सिद्धांत क्या आया, सिद्धांत आया सून बफोर का निर्धारण प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्भर करता है, चीज़ों को पहले से वेरीफाई किया जाए, सभी चीज़ों को किस तरीके से करना है। दहेज की मांग मृत्यु के बीच जीवांत व निकट संबंध होना चाहिए, एक दूसरे को वही कॉन्ट्राडिक्ट करें, कनेक्ट हो रहे हों, तो इन चीज़ों से पता चले कि हाँ दहेज मांगा गया इसलिए उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, आवश्यक तत्व सिद्ध न होने पर धारा 113B के तहत न्यायालय को अनुमान लगाना अनिवार्य है। भाई कोई भी चीज़ सिद्ध नहीं कर पा रहा है तो न्यायालय अनुमान लगा करके भी जजमेंट दे सकता है। ये भी चीजें क्लियर हुई और अपील खारिज कर दी, किसकी, दोषी व्यक्ति की। ठीक है, हमने पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखे, अब देखते हैं शॉर्ट। हमने पहला अध्याय, इसके बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है शॉर्ट आंसर्स में दहेज से क्या आशय है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होंगे। विवाह के समय उससे पहले या बाद में दी जाने वाली संपत्ति धन दहेज कहलाता है। सीधी सी बात, विवाह के समय आस पास आगे पीछे कोई भी पैसा लेन देन हो रहा है वो सभी दहेज है। ठीक है, दहेज मृत्यु को संक्षिप्त में समझाएं, यदि महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो जाए, दहेज से परेशान है ना, तो वो क्या है, दहेज मृत्यु हो जाएगी। ससुराल द्वारा प्रताड़ना करके किसी भी महिला में आत्महत्या कर ली तो बता दहेज मृत्यु हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, है ना। दहेज लेने देने पर सजा का क्या प्रावधान है, तो दहेज लेने देने पे क्या सजा का प्रावधान है, तो यहाँ बताया गया है दहेज लेने देने पर कम से कम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना या डॉरी प्रोबेशन एक्ट की धारा 3(2) के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब यहाँ पे धारा याद रख ले, दहेज लेने देने पे सजा के लिए जो बात की गई वो 3 और 2 के अंदर दिया गया है, क्लॉज 3 के अंदर, मतलब यहाँ पे सेक्शन 3 के क्लॉज 2 के अंदर दिया गया। दहेज मृत्यु के कुछ बिंदु की बात करी जाए तो बिंदु में यही है कि मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो, आसमान होनी चाहिए, दहेज के लिए परेशान किया गया हो, और आईपीसी की धारा 304 भी है, इसी को बीएनएस 80 के अंतर्गत आती है। क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर। चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 कहता है महिला के साथ बलात्कार यानी कि रेप। इसके बारे में क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ जैसे बताया गया है कि अभिरक्षा में बलात्कार के लिए दंड और उसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या। अभिरक्षा मतलब किसी को अपने उसमें रखा गया है, कस्टडी में रखा गया। कस्टडी का मतलब ये समझ लो कि पुलिस वाला व्यक्ति किसी महिला को जेल या थाने में रख के उस समय उसके साथ अगर बलात्कार होता तब की स्थिति में क्या है। अब समझें, अभिरक्षा में बलात्कार वह होता है जब पुलिस या जेल या अन्य अधिकारी अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर महिला के साथ बलात्कार करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। अभिरक्षा में यानी कि कस्टडी में जिस व्यक्ति को सिक्योरिटी दी गई थी उसी ने उसके साथ गलत किया है, वो क्या हो गया है, दुरुपयोग कर दिया है। तो बीएनएस की धारा 64, ध्यान रखेंगे बीएनएस की धारा 64 में इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा दी जाती है। उस मामले में जुर्माना अनिवार्य लगता है। तो भाई यहाँ पे 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है। बीएनएस की धारा 64 के अंतर्गत है। किन लोगों पे होती है, जिन लोगों ने कस्टडी में रखा है, चाहे वो जेलर हो सकता है, पुलिस हो सकती है, कोई भी अधिकारी हो सकता है जिसने महिला की कस्टडी ली और कस्टडी के दौरान उसके साथ रेप हुआ है।
तो इसमें हमें इन चीज़ों को याद रखना है। बलात्कार के अपराध से क्या तात्पर्य, संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए। अब बलात्कार के अपराध कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। बलात्कार वह अपराध है जिसमें महिला की इच्छा के विरुद्ध, ध्यान रखना है, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाया जाता है। बीएनएस की धारा 63 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, 64 में सजा का प्रावधान दे दिया, 63 में यहाँ पे बीएनएस की धारा 63 में बलात्कार की परिभाषा दे दी गई है। धारा 64 में सजा का प्रावधान है ना। तो यहाँ पे किस चीज की बात की गई है कि सहमति का अभाव, है ना, मुख्य तथ्य है, जबरदस्ती, है ना, और धमकी देकर संबंध बनाना, ये सभी चीजें रेप की कैटेगरी में आती हैं। तो रेप की परिभाषा किसमें, 63 में दी गई है। उसके लिए दंड का प्रावधान 64 में बताया गया है। और उसकी इच्छा ना होना, यानी कि महिला की इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ यौन शोषण होता है, तब क्या होता है, वो बलात्कार की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, छोटे छोटे। ठीक है, लज्जा भंग, है ना, क्या होता है लज्जा भंग, लज्जा भंग को समझते हैं। लज्जा भंग के अपराध से आप क्या समझते हैं, बीएनएस में इसका क्या प्रावधान है, चलिए समझते हैं। ठीक है, लज्जा भंग का अर्थ है किसी महिला की गरिमा सम्मान को ठेस पहुंचाना। इस बात को ध्यान रखना है बस, किसी भी महिला की गरिमा और उसके सम्मान को ठेस पहुंच गया मतलब लज्जा भंग हो गई है। गरिमा में बहुत चीजें हो जाती हैं। गरिमा में किसी महिला को खींच लिया सार्वजनिक स्थान पे तो क्या हो गई, गरिमा को ठेस पहुंच गया। उसका कोई भी कपड़ा खींच लिया तब भी गरिमा, आपका गरिमा को ठेस हो गया और सम्मान पर ठेस पहुंच जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, महिला, है ना, बीएनएस की धारा 74 में लज्जा भंग की बात की गई है। पहले किसमें चलता था, धारा 354 आपने सुना होगा, किसका, आईपीसी का, आईपीसी का 354 और यहाँ पे बीएनएस का 74। ठीक है, लज्जा भंग। तो इसमें छेड़छाड़, अश्लील स्पर्श, अभद्र व्यवहार भी शामिल है। ध्यान रखना है भाई, लज्जा भंग में उसके साथ छेड़छाड़ की हो, अश्लील तरीके से स्पर्श किया हो, छुआ हो, है ना, अभद्र तरीके से व्यवहार किया हो, तो ये सभी चीजें इसमें आ जाती हैं, है ना। इस अपराध के लिए 1 से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों का प्रावधान है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें धारा 74 का याद रखना है, पहले धारा 354 आती थी। 1 से लेकर 5 वर्ष तक का यहाँ पे सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से क्या आशय है, क्या मतलब है अशिष्ट, अशिष्ट का मतलब समझ लेते हैं, इंडिसेंट। इंडिसेंट और अशिष्ट का मतलब होता है महिला को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। मतलब समझे, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे महिलाओं को नृत्य कराया जाता है और अश्लील तरीके से वहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो वही चीज़ है अशिष्ट निरूपण। समझे आप, क्या है अशिष्ट निरूपण का अर्थ है महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करना, है ना। कैसा, अश्लील और अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करना। तो ये है इंडिसेंट, है ना, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। मतलब महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कि उनके साथ कोई अश्लील हरकतें ना हो पाए, तो इसके लिए एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। ठीक है, इन सभी कार्यों को रोकता है। इसमें विज्ञापन भी शामिल है। विज्ञापन में महिलाओं के साथ अश्लील तरीके से फोटो डाल करके प्रयोग ना करना, कोई भी चित्र हो, है ना, प्रकाशन हो सकता आदि महिलाओं के गलत चित्र रूपण पर रोक लगाई गई है। दोषी को कारावास, जुर्माना दोनों होगा। तो इसमें एक्ट का ध्यान रखना है आपको, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। इसमें महिलाओं को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक्ट में क्लॉजेस दी गए हैं जिसके आधार पर उनको सुरक्षा मिलती है, उनके साथ कोई भी अश्लील काम ना कराया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 कहता है विवाह से संबंधित अन्य अपराधों का उल्लेख कीजिए। किससे जुड़ा होगा, विवाह से संबंधित। ठीक है, विवाह से जुड़े अपराधों में दहेज लेना देना, द्विविवाह, है ना, पति द्वारा क्रूरता, बाल विवाह और पत्नी को छोड़ना आदि शामिल है। तो विवाह से जुड़े हुए यही तो अपराध होते हैं, समझे, एक एक करके। एक तो सबसे पहला अपराध, विवाह हो रहा है तब दहेज दिया गया, पहला अपराध। पुरुष भी करता है, महिलाएं भी करती, देना लेना दोनों गलत है। ठीक है, द्विविवाह यानी कि वायगैमी। वायगैमी मतलब किसी भी पुरुष ने जीवित रहते हुए, मतलब अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली है, तो वो भी क्या है, अपने आप में अपराध है। केवल और केवल हिंदू समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदायों के लिए यहाँ पे विशेष सुविधा मिल जाती है। एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। मैक्सिमम 4 की लिमिट दी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ठीक है, पति द्वारा क्रूरता यानी कि पति क्रूरता करता है तो जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कह देते हैं, डीवी एक्ट कह
देते हैं 2005 वाला, ठीक है। और बाल विवाह, किसी भी महिला या पुरुष की शादी अगर 18 और 21 से कम में हुई है तब क्या है, यहाँ पे अपराध हो गया है। किसके द्वारा? उनके माता पिता के द्वारा। पत्नी को छोड़ना, ये सभी चीजें क्या हैं, आपके विवाह से संबंधित अपराध हैं। ये सभी अपराध कानून द्वारा दंडनीय है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी महिला को ले जाने या बहकाने से संबंधित विधि के बारे में समझाएं। क्या मतलब है, समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति, होल्ड करेंगे, हाँ, यदि किसी व्यक्ति महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बहला फुसलाकर ले जाता है। आपने देखा होगा ये वाला जो है मामला, बार बार जब भी कोई भी महिला घर से भागती है अपने प्रेमी के साथ, उनके माता पिता यही बोलते हैं कि महिला की इच्छा के विरुद्ध बहला फुसला करके ले गए हैं। यह अपराध बीएनएस की धारा 138 में इसे अपहरण या ना बहकाना कहा गया है। अपहरण समझते हैं, ठीक है। अपहरण कहा गया है। यदि उद्देश्य विवाह या शारीरिक शोषण हो तो अपराध और गंभीर हो जाता है। धोखे से लड़की को घर से बाहर ले जाना, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, उसकी इच्छा के विरुद्ध। इस एलिमेंट पे थोड़ा फोकस रखना। अगर उसकी इच्छा है और तब लेके गया है तो भाई कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके माता पिता का पक्ष यही होता कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको बहला फुसला कर ले गए हैं, इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगा दिया, अपहरण लगा दिया है, जिसको हम लोग बोल देते हैं व्यापहरण, यानी कि अबडक्शन कह देते हैं उसको दूसरी भाषा में, ठीक है। घुमा फिरा करके उसको बगैर जानकारी या गलत तरीके से लेके जाना, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार व गैंग बलात्कार में दंड की क्या मात्रा है, यानी कि दंड क्या मिलते हैं। किसी भी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार एक गंभीर अपराध है, ठीक है, और जिसमें कठोर सजा दी जाती है। हमें पता है 63 में बलात्कार की परिभाषा, 64 में दंड की बात की गई है, ठीक है। और गैंग रेप में सभी आरोपी समान रूप से दोषी होते हैं। ध्यान रखना है, जब भी गैंग रेप किसी ऊपर लगता है तो जितने भी आरोपी हैं सभी लोग समान रूप से दोषी होते हैं। और बीएनएस की धारा 70 के अनुसार ऐसे मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा मिलती है। किसमें? गैंग रेप में। तो गैंग रेप की परिभाषा हमें ध्यान रखना है, 70 में दी गई है। गैंग रेप की सजा क्या है, 70 में दी गई है। यह अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर माना जाता है, ठीक है। आपने निर्भया कांड सुना होगा। ये क्या है, गैंग रेप से जुड़े हुए बड़े बड़े केस हैं, इनके बारे में भी अगर चर्चा करेंगे आगे। देखते हैं, यहां बताया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में बलात्कार को परिभाषित करें, जैसे कि हमने ऊपर समझ ही लिया है। फिर भी छोटे से क्वेश्चन है, बलात्कार वह अपराध है महिला की इच्छा के विरुद्ध, ध्यान रखना है, महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी बगैर सहमति की यौन संबंध बनाना, या बीएनएस की धारा 63 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ रेप की परिभाषा 63 में है, रेप की सजा 64 में है, गैंग रेप 70 में है, ठीक है। तीनों इनको याद रखना है। बलात्कार कब पूर्ण माना जाता है ना, कब बलात्कार को बलात्कार कहा जाएगा। किसी को छेड़ना क्या बलात्कार है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बलात्कार कब माना जाएगा कि बलात्कार हुआ है, यानी कि जब महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध का थोड़ा भी प्रवेश, यानी कि पेनिट्रेशन हो जाता है, तो बलात्कार पूर्ण माना जाता है। ये एलिमेंट, इस तत्व को याद रखना है, इस एलिमेंट को याद रखना है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध, है ना, थोड़ा भी उसके यौन संबंध में थोड़ा भी पेनिट्रेशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बलात्कार की श्रेणी में आ जाता है। पूर्व क्रिया करना आवश्यक नहीं है, तो इसको क्या है, पूर्ण बलात्कार माना जाएगा। तो पेनिट्रेट करना भी यहाँ पे क्या है, बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। बलात्कार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सहमति ना होना चाहिए, यानी कि सहमति का अभाव, यानी कि महिला की सहमति ना हो, जबरदस्ती किया जा रहा हो, धमकी या धोखा देकर किया जा रहा हो, ये महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर ये सभी एलिमेंट मिल जाते हैं वो बलात्कार की श्रेणी में आ जाते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, बलात्कार के अवयव कौन कौन से हैं। अवयव में अगर बात की जाए एलिमेंट्स में, यानी कि जो कंपोनेंट्स की किन चीज़ों को मिल करके शारीरिक संबंध बना हो किसी का, दो व्यक्तियों के बीच शारीरिक संबंध बना हो, है ना, सहमति का अभाव हो, एक दूसरे की सहमति ना हो, है ना, आरोपी की मंशा शामिल हो कि भाई हमें ऐसा कृत्य करना है, वो मिलकर क्या है, बलात्कार बन जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अवयव उन्हीं चीजों से तोड़ तोड़ करके अलग अलग पूछ लिए जाते हैं। अब आया है नया जार क्रम। क्या है ये जार क्रम? इस शब्द को याद रखना है। क्या है ये जार क्रम?
जार्म कर्म को अडल्ट्री बोलते हैं। अब समझ में आया अडल्ट्री क्या होता है ना। जार कर्म और बलात्कार में अंतर समझाइए, समझें। देखिए जार कर्म क्या होता है, सहमति से किया गया संबंध, सहमति से किया गया संबंध जार कर्म, जिसको अडल्ट्री कहते हैं, जबकि बलात्कार बिना सहमति के होता है। बलात्कार गंभीर अपराध है, जबकि जार कर्म अब अपराध नहीं माना जाता है। मतलब इसको इस तरीके से समझें, किसी भी मैरिड वुमेन के द्वारा, किसी भी शादीशुदा महिला के द्वारा अपने पुरुष के अलावा किसी अपने मित्र के साथ उसने संभोग किया, तो वो क्या हो गया है, आपका अडल्ट्री हो गई। उसने अपने पति को क्या दिया, धोखा दिया, पति को क्या दिया, धोखा दिया, तो वो क्या होगा, अडल्ट्री हो गई। उसी को बोलते हैं जार कर्म। ठीक है, तो ये क्या है, अपराध नहीं है, धोखा तो दिया है। अब इस धोखे का ग्राउंड क्या है, वो पति अपनी पत्नी से डिवोर्स फाइल कर सकता है, डिवोर्स मांग सकता है, वो ग्राउंड बन जाएगा किसने हमें धोखा दिया है। ये बड़ा ग्राउंड होता है किसका, तलाक का। ठीक है, तो ये सहमति से किया गया है। जार कर्म क्या है, इस महिला ने अपने किसी मित्र के साथ सहमति के साथ अगर सेक्स किया है तो वो क्या है, आपका जार कर्म कहलाता है, जिसको अडल्ट्री बोलते हैं। ठीक है, जबकि बलात्कार में सहमति नहीं होती है, इतना सा डिफरेंस होता है। यहाँ सहमति होती है, यहाँ सहमति नहीं होती है। इसमें पति का इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाता है, पति क्या कर सकता है, डिवोर्स फाइल कर सकता है, वो ग्राउंड इसको बना सकता है। ये बहुत पूछा जाएगा। अच्छा, इसको क्या है, अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है, बशर्ते ये है तलाक का एक ग्राउंड बन जाता है। बलात्कार के केस में साक्ष्य लिखिए, यानी कि बलात्कार में अगर किसी भी साक्ष्य को जुटाना हो कि बलात्कार हुआ है, तो क्या क्या चीजें देखी जाएंगी साक्ष्य जुटाने में। सबसे पहले पीड़िता का बयान लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, उसके साथ ऐसा हुआ है, उसकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स तैयार होंगी। फिर गवाह अगर हैं तो उनको भी यहाँ पे क्या है, विटनेस को रखा जाएगा। परिस्थितियों के साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं, उन परिस्थितियों को भी समझेंगे, इन सभी चीज़ों को कलेक्शन करेंगे और पीड़िता का बयान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये यहाँ के एलिमेंट होते हैं, इनके आधार पर क्या होता है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। आरोपी की चिकित्सा जांच पर टिप्पणी कीजिए। किसको, एक्यूज्ड, यानी कि जिसने यहाँ पे कृत्य किया है वो आरोपी की मेडिकल जांच साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है, इससे अपराध सिद्ध करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो क्या भाई ये उनके भाई स्पम की जांच हो सकती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों की जांच होगी। भाई खींचातानी होती है, नाखूनों की भाई डीएनएस की चेक हो सकते हैं, बाल की चेक, बाल जो हेयर होते हैं उनकी चेकिंग होती है, तो ये सभी चीज़ों की जांच होती रहती है। अच्छा, ये है कि टिप्पणी है छोटी छोटी सी, है ना। इन टिप्पणियों को समझ लेते हैं, क्या है टिप्पणियाँ, इन टिप्पणियों को समझते हैं। जैसे कि पहली टिप्पणी है, बलात्कार का प्रयास पर एक टिप्पणी लिखें। तो शॉर्ट में लिख दिया है, जब व्यक्ति बलात्कार करने की कोशिश करता है पर पूरा नहीं कर पाता है ना, प्रयास पूरा नहीं कर पाता तो उसे प्रयास माना जाता है और यह भी दंडनीय है। तो प्रयास हो गया ये, ठीक है। बलात्कार एवं हत्या की बात की है। बलात्कार के बाद हत्या करना अत्यंत गंभीर अपराध है ना, जिसमें 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, हो सकता है उस व्यक्ति को मृत्युदंड भी दिया जा सके, तो कठोरतम सजा दी जाती। तो ये चीजें हमें ऊपर देख ही ली हैं। हम आ गए हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 क्या कहता है, इसको समझते हैं। चलिए, चैप्टर 3 है द्विविवाह और जार कर्म। हमने समझ लिया था जार कर्म क्या होता है, अडल्ट्री होता है, अपने पसंदीदा पुरुष के साथ सहवास करना, पति को छोड़ के, वो जार कर्म की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसा पुरुष भी कर सकता है। बायगैमी या अडल्ट्री, ठीक है। द्विविवाह को बायगैमी मतलब एक से अधिक विवाह, ठीक है। जार कर्म जिसको अडल्ट्री बोलते हैं। द्विविवाह से क्या समझते हैं, द्विविवाह संबंधी विधि का उल्लेख कीजिए। क्या मतलब है, द्विविवाह क्या होता है। तो द्विविवाह की अगर परिभाषा है तो उसका अर्थ है कोई व्यक्ति पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर ले। समझ पा रहे हैं, पहली पत्नी जीवित है और उसके बाद आपने दूसरी शादी कर ली तो द्विविवाह हो गए हैं, ठीक है। बीएनएस की धारा 82(1) के अनुसार यह अपराध है। तो द्विविवाह की हमें याद रखनी है 82 क्लॉज 1 के अंतर्गत, ठीक है। बीएनएस के द्विविवाह की यहाँ परिभाषा दी गई है। यदि पहली शादी वैध है और पति या पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। साधारण सी बात, 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास जुर्माना का प्रावधान है, तो वही चीज है। तो द्विविवाह के बारे में हमें धारा को याद रखना। 82(1) बीएनएस में द्विविवाह की बात की गई है। अगर पति की मतलब किसी भी पति की पत्नी जीवित है, उसके अलावा उसने दूसरी शादी कर ली है, तो वो क्या है, 10 साल की सजा के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, अब जार कर्म के बारे में फिर से आ गया है, होल्ड करेंगे।
यहाँ पे जारक्रम के बारे में बताया गया है, अडल्टरी के बारे में आवश्यक तथ्य पूछे गए हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की। तो जारक्रम में विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाना, है ना। इसमें विवाहित महिला बहुत जरूरी है। किसी भी विवाहित महिला के साथ किसी भी अन्य पुरुष ने, उसके पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष ने क्या बनाए हैं, यौन संबंध बनाए हैं, तो वो क्या है, जारक्रम होते हैं, है ना। इसकी पुरानी धारा थी 497 में यह अपराध था, पर अब इसे अपराध नहीं माना गया, बीएनएस में इसे हटा ही दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसमें मुख्य तत्वों की बात की जाए तो महिला विवादित हो, पति की अनुमति के बगैर खुद से स्वयं की अनुमति से ऐसा संबंध बनाया हो, सहमति से उसने संबंध बनाया, तो ये क्या है, जारक्रम। तो यह केवल वैवाहिक विवाद का आधार है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को डिवोर्स चाहिए तो उसका आधार तो बन सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, जारक्रम ध्यान रखेंगे। इसमें वही पूछ लिया है कि इनकी टिप्पणी कीजिए। जारक्रम वेश्यावृत्ति हेतु क्रय विक्रय द्विविवाह, तो इन चीज़ों के बारे में हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं छोटी से फॉर्मेट में। जारक्रम अब अपराध नहीं है, लेकिन विवाह टूटने पर कारण बन जाता है, यानी कि डिवोर्स का कारण बन जाता है। ठीक है, दूसरा है वेश्यावृत्ति हेतु क्रय विक्रय। किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना बेचना अपराध है, और यह दंडनीय अपराध है, कठोर दंडनीय है, सीधी सी बात है। तो वेश्यावृत्ति के लिए खरीद बेच के लिए यहाँ रोक की बात की है। द्विविवाह में पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना 82(1) के अंतर्गत क्या है, ये अपराध है। ठीक है, ये तो हमने समझ ली थी। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखिए, यहां बताया गया है तरुण को परिभाषित करें। तरुण मतलब ध्यान रखना शिशु, तरुण का मतलब जिसकी उम्र 18 से कम है, ध्यान रखेंगे। और तथा अश्लीलता संबंधित सामग्री भारतीय विधि का उल्लेख कीजिए, यानी कि तरुण का अर्थ है कम उम्र का व्यक्ति या किशोर। तो हमेशा तरुण का मतलब शिशु समझ के चलें, क्योंकि नए वाली बीएनएस में शिशु कहा गया है तरुण को। ठीक है, भारत में अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए बीएनएस की धारा 94-95 देखने को मिलती है। सजा 3 से 5 साल और साथ में जुर्माना। ये कानून अश्लील पुस्तकों, चित्रों, वीडियो के प्रकाशन वितरण को अपराध मानते हैं। इसके उल्लंघन पर कारावास और जुर्माना होता है। सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी शिशु को, है ना, किसी भी व्यक्ति जो इसकी उम्र 18 से कम हो, उसके साथ अश्लील कोई भी सामान खरीद बेचना, कोई फोटो हो, कोई वीडियो क्लिप हो, कुछ भी चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं, वो क्या है, अपराध की श्रेणी में। उसमें वो पुरुष फंसेगा जिस पुरुष ने ये अपराध किया है किसी भी बच्चे के साथ, तो उसमें वो पुरुष फंसेगा। तो इसी व्यक्ति, उस बच्चे को तरुण कहा गया है ना। इसकी परिभाषा यहाँ अश्लील सामग्री की खरीद बेच के बारे में धारा 294 और 95 बीएनएस में बताया गया है। इस पे रोक लगाइए, वो पुरुष फंस जाएगा अगर उसने इस तरीके से कोई भी अश्लील सामग्री का क्या किया, अंतरण किया, ट्रांसफर किया। वेश्या कौन होती है, चलिए कानूनी परिभाषा में समझते हैं। यहाँ पे बताया गया वेश्या कौन होती है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के उपाय बताइए। ये भी क्या है, अनैतिक व्यापार जो भी है उसके बारे में एक एक्ट बना था। तो वेश्या वह महिला है जो धन के बदले यौन संबंध बनाती है। क्या, धन के बदले क्या बनाती, यौन संबंध बनाती, वो वेश्या है। यहाँ पे बताया गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में वेश्यावृत्ति को नियंत्रण करने के लिए एक्ट बनाया गया। क्या नाम है इस एक्ट का, इसका नाम है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, है ना, ITPA, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। यानी कि गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को फंसा करके उसके साथ ऐसे कृत्य कराए जाते हैं, उसके लिए एक्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें दलाली, मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई गई है ना। दलाली किस चीज़ की, महिलाओं की यौन को एक्सचेंज कराने के लिए जो भी दलाली होती है। ठीक है, मानव तस्करी, भाई किसी भी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में भेजना, पुरुष भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, और दोषियों को सजा और पीड़ितों को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग, होल्ड करेंगे। ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल का वर्णन कीजिए। क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में एक संस्था है। ठीक है, ये तो नाम से ही समझ में आ रही है कि भारत में एक संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती है, अधिकारों को सुरक्षित करती है। ये शिकायतों की जांच करती है। मान लो किसी भी महिला कोर्ट में किसी भी जगह पे थाने में जाकर के FIR दर्ज कराए नहीं हो रही है, तो सीधी यहाँ पे कमीशन में, यानी कि वुमेन जो कमीशन बनाया गया है वहाँ पे लेटर भेज सकती हो, सरकार को सुझाव
बढ़ावा भी देती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ध्यान रखना, एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। किन के अधिकारों के लिए? मानव अधिकारों के लिए। ठीक है, दोनों संस्थाएं महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों को मजबूत करने का काम करती हैं। इतनी सी चीज है, हमें याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। महिलाओं के द्वारा अपराध पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। क्या महिलाएं भी तो अपराध करती हैं? तो यह महिलाएं भी कभी कभी अपराध करती हैं, जैसे हत्या, चोरी। इसके पीछे कारण है गरीबी, दबाव या सामाजिक कारण हो सकते हैं। हालांकि महिलाओं का अपराध प्रतिशत कम है, यानी कि बहुत कम संख्या में करती हैं, परंतु इसे समझना और सुधारना आवश्यक है। तो महिलाएं भी अपराध करते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं, कोई ना कोई कारण में गरीबी भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, कोई भी सामाजिक एलिमेंट छुपा होता है। ठीक है, और इनका अपराध का प्रतिशत बहुत कम है। साथ में बताने की कोशिश की गई है कि इनको सुधारने पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेश्यावृत्ति होती व्यक्ति को बेचना संबंधित, उसके बारे में विधि बताइए। किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, है ना, किसी महिला को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना या खरीदना गंभीर अपराध है। बीएनएस की धारा यहाँ 98, 99 में इसकी प्रावधान किया गया है। इसमें मानव तस्करी शामिल होती है, कठोर सजा भी दी जाती है। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, स्त्री की लज्जा भंग करने हेतु किन तत्वों का सिद्ध होना आवश्यक है। जब भी किसी भी महिला की लज्जा भंग से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है, जब एफआईआर दर्ज की जाती है, तो एफआईआर में कुछ एलिमेंट्स चेक किए जाते हैं। वो एलिमेंट होते हैं, आरोपी ने महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया हो, ठीक है, उद्देश्य से कोई भी कार्य किया हो, साथ ही उसका व्यवहार अशोभनीय हो। तो उसमें क्या हो सकता है, गलत तरीके से स्पर्श करना, उसके कोई भी कपड़ों को खींचना, किसी भी तरीके सार्वजनिक स्थानों पे उसके साथ गलत मौखिक भी शब्दावली का प्रयोग करना भी महिलाओं की लज्जा भंग से जुड़ा हुआ मामला होता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में एफआईआर लिखने की बाध्यता बताइए, है ना। महिलाओं को पुलिस से संबंधित अपराध में एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य है। मना करने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें पता है बीएनएस की 173 में यहाँ पे क्या होती है, एफआईआर दर्ज होती है। क्या जारक्रम निरंतर अपराध है? समझे? नहीं, जारक्रम अपराध नहीं है, इसलिए निरंतर अपराध नहीं माना जा सकता है। इसको अच्छे से समझें, इसको इस तरीके से समझें, किसी भी महिला के द्वारा अपने मित्र के साथ लगातार अडल्ट्री की जा रही है, अगर वो शादीशुदा है और लगातार अडल्ट्री हो रही है, क्या ये अपराध है? तो ये अपराध नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। जारक्रम के आवश्यक तत्वों की बात की गई है, तो इसमें क्या एक विवाहित महिला होगी, है ना, किसी अन्य पुरुष के साथ सहमति से संबंध हो और वो यहाँ पति की अनुमति का कोई भी मतलब नहीं है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं है। इसकी वजह है कि महिला इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए यहाँ पे जारक्रम को क्या है, सही ठहराया गया, जबकि ये सामाजिक तौर से सही नहीं है। द्विविवाह को संक्षिप्त में समझाएं। पहली शादी से रहते हुए दूसरी शादी करना द्विविवाह है। बीएनएस की 82 में ये जानकारी देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं, है ना, चैप्टर 4 पे महिलाओं के प्रति क्रूरता जो होती है उससे जुड़ा हुआ ये अध्याय है। क्या है इसमें, इसको समझते हैं। देखिए, क्रूरता से क्या मतलब है। क्रूरता आईपीसी में यहाँ पे बताया गया था। क्रूरता का अर्थ है पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान या प्रताड़ित करना। ध्यान रखना है, किसके द्वारा? पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा। हो सकता है पिता भी कर सकता है किसी महिला को क्रूर, है ना। इसमें मारपीट, दहेज के लिए दबाव, मानसिक उत्पीड़न भी शामिल है। आईपीसी की धारा 398A जो थी, है ना, दहेज से जुड़ी हुई, इसको बीएनएस 85-86 में जोड़ दिया गया है। पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को अपराध मानता है। ठीक है, तो क्रूरता की परिभाषा की बात की जाए, इसमें विशेष एलिमेंट है किसी पति या उनके रिश्तेदारों के द्वारा महिला के साथ गलत तरीके से व्यवहार, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करना, है ना, इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो बीएनएस की 85-86 में इसकी प्रक्रिया दी गई। इसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया। ठीक है, तो 498A का 85-86 ध्यान रखना है। अपहरण और व्यापहरण की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, ये समझ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी
बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है, पहले अपहरण फिर व्यापहरण दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अपहरण को समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनैपिंग। इसका अर्थ है किसी नाबालिग या व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना, है ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको ले जाना, किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं पे ले जाना, ठीक है, कहीं पे ले जाना, वो अपहरण किडनैपिंग हो गई। जैसे एक बच्चा है, वो कहीं स्कूल से आ रहा था, दो लोग आए, उसने उठा करके उसको क्या किया, लेके चले गए, है ना, कहीं पे लेके चले गए, तो ये हो गया अपहरण, है ना। भारत से अगर अपहरण की बात करिए, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा या विधिक अधिकार के बिना भारत की सीमा से भी बाहर ले जाना अपहरण की कैटेगरी में है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर भारत के बाहर भी लेके जा रहे हैं, तब भी वो अपहरण है ना। तो विधिक संरक्षा से अपहरण मतलब किसी नाबालिग या लड़का 16 वर्ष से कम, लड़की 18 वर्ष से कम, है ना, यहाँ पे अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना या बहकाना, वो भी यहाँ पे अपहरण कहलाता है। समझे इस बात को। कोई बच्चा 16 साल का है या 18 साल के नीचे की उम्र का है, उसके संरक्षण उनके माता पिता के बगैर उस व्यक्ति को बहला फुसला करके कहीं ले जा रहा है व्यक्ति, वो भी क्या अपहरण की कैटेगरी में हो गया, ठीक है। तो अपहरण क्या है? बहलाना फुसलाना और उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। अब व्यापहरण समझते हैं भाई। व्यापहरण जिसको अबडक्शन कहते हैं, धारा 137 में इसकी परिभाषा दी गई है। अबडक्शन जिसको धारा 137 में दर्शाया गया है, बताया है, किसी व्यक्ति को बल का प्रयोग करके, ध्यान रखना है, वहां पे कैसे लेके जा रहे हैं, वहां पे ले जाने की प्रक्रिया अलग है, यहाँ पे बल का प्रयोग और छल के साथ अगर ले जा रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या ले जाने के लिए प्रेरित करना व्यापहरण कहलाता है। इसमें जनरली बड़े लोगों की बात होती है। किसी महिला के साथ अगर महिला को छल के माध्यम से लेके चला गया कोई भी पुरुष, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? पुरुष के ऊपर व्यापहरण लगेगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पे बल का प्रयोग करके लेके गया कोई व्यक्ति, कार आई उसने खींचा और लेके चले गए, तो व्यापहरण हो गया, अबडक्शन हो गया, ठीक है। संरक्षक की अनुमति बिना विवाह से संबंधित विधि, यानी कि जो भी गाइडेंस, जो भी गार्जियंस हैं, उनकी कंसेंट के बगैर किसी की शादी, यदि किसी नाबालिग लड़की का विवाह उसके अभिभावक की अनुमति के बिना किया जाता है, तो ये कानून के विरुद्ध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत यह अपराध है। इस विवाह कराने वाले को भी सजा दी जाती है, विवाह को निरस्त भी कर दिया जाता है। कभी कभी तो गार्जियंस ही ऐसा करते हैं, तो उनके ऊपर भी सजा का प्रावधान, इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे बड़ा एक मामला है, इस मामले को आप देखोगे पेपर में आने की यहाँ पे संभावना है, नहीं भी आता है तो कि वुमेन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मामला है निर्भया कांड। आपने सुना होगा, इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं, थोड़ा सा ग्लिम समझते हैं। जैसे निर्भया कांड भारत के सबसे चर्चित अपराधों में से एक है, जिसने देश की आपराधिक कानून व्यवस्था को बदल दिया। तो सबसे चर्चित एक बहुत बड़ा केस है। इसमें क्या है, इसमें घटना की बात करें 16 दिसंबर 2012 की घटना है, और जो नई दिल्ली में घटित हुई थी। एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्र, है ना, पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा GNM हो गया, है ना, इस तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए हैं। कुछ लोगों ने लैब टेक्नीशियन का नाम सुना होगा, पैथोलॉजी वाले होते हैं, MRI वाले होते हैं, CT स्कैन वाले होते हैं, सब पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। 13 वर्षीय पैरामेडिकल महिला, है ना, उसका नाम निर्भया दिया था किसने? मीडिया ने। ध्यान रखना, उसका असली नाम नहीं है ये, तो मीडिया ने उसका नाम निर्भया दिया था। के साथ एक चलती बस में गैंग रेप और अत्यंत क्रूर हिंसा की जाती है। तो चलती बस में उसके साथ गैंग रेप होता है, एक से अधिक पुरुषों के साथ उसके साथ रेप होता है, और उसके साथ बड़ी हिंसा होती है 2012 में उस पैरामेडिकल छात्रा के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में? इस पूरे केस में इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि आरोपी करीब 6 लोग थे गैंग रेप करने वाले। अपराध था सामूहिक बलात्कार, साथ में मारा पीटा और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, जिसको यातना कहते हैं। पीड़िता की मृत्यु 29 दिसंबर 2012 को हुई। कहाँ? सिंगापुर के एक अस्पताल में, ठीक है। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ, कानून में बड़े बदलाव किए गए। इस घटना के बाद क्या होता है, देश के कानून में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो पाए। इस केस में कुछ धाराएं थी, कौन कौन सी, जो IPC चल रहा था उस समय 2012 में, जैसे कि धारा 376 2G सामूहिक बलात्कार था, है ना, जिसको गैंग रेप बोलते हैं, BNS में 70(1) में आ गई है, ठीक है। ये एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार होता है, सख्त सजा होती है गैंग रेप में, आजीवन कारावास से लेकर व्यक्ति को मृत्यु दंड तक की सजा सुनाई जाती है।
उसके बाद उसकी हत्या भी हुई। गैंगरेप करने के बाद उसको इस तरीके से अधमरा छोड़ दिया कि उसका मरना तय था। पीड़िता की मृत्यु होने के कारण सजा मृत्युदंड और आजीवन कारावास तक पहुंची। अच्छा, हत्या के लिए 103(1) हो गया। ध्यान रखना है 302 को 103 में चेंज कर दिया है। अब 103 और 302 ध्यान रखना है 103 में हो गया है। ठीक है, हत्या का प्रयास है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको जब यातना दे रहे थे तो 109 भी लगाई गई। शुरू में जब पीड़िता जीवित थी तब यह धारा लगी थी। ठीक है, 365 अपहरण यानी कि किडनैपिंग, तो 140(3) में बस में जबरन ले जाकर अपराध किया। महिला को जबरन ले जाना, गलत उद्देश्य जैसे यौन अपराध के लिए महिला को ले जाना, तो ये अलग अलग धाराएं लगी होती। अप्राकृतिक यौन अपराध, क्रूर यौन हिंसा के कारण यह भी धारा जोड़ी गई थी, है ना, यह भी क्लॉज जोड़ा गया था। उसके बाद है साक्ष्य मिटाने का प्रयास। अपराध के जो भी अपराध किए उसके साक्ष्य मिटाए गए। सामान्य उद्देश्य, सभी लोगों की कॉमन इंटेंशन थी, सभी अपराधियों ने मिलकर के अपराध किया था। तो फैसला में 4 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया। 2 दोषी, इसमें 6 थे टोटल, तो 4 को मृत्युदंड सुनाया गया। एक आरोपी नाबालिग था जिसको जुवेनाइल एक्ट के तहत सजा दी गई। जुवेनाइल एक्ट क्या होता है? जो बच्चों के लिए होता है, ध्यान रखना है, बच्चों के लिए होता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल कहा जाता है। उसका अलग कोर्ट होता है, वहाँ पे अलग सजा सुनाई जाती है। तो 4 दोषियों को मृत्युदंड, फांसी की सजा 20 मार्च 2020 तिहाड़ जेल के अंदर दी गई थी। एक आरोपी नाबालिग था और एक आरोपी ने ट्रायल के दौरान खुद से ही आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस केस के बाद बदलाव क्या हुआ कि क्रिमिनल लॉ 2013 अधिनियम में संशोधन किया गया। रेप की परिभाषा को और ब्रॉड यानी कि व्यापक बनाया गया, जिससे आसानी से रेप को परिभाषित किया जाए। नए अपराध जोड़े गए कि भाई एसिड अटैक, स्टॉकिंग वगैरह, ये सब नए अपराध जोड़े गए। सजा को कठोर बनाया गया। तो निर्भया कांड क्या है? सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि इसने भारत में महिलाओं की सुरक्षा और कानून की सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव लाया। इस केस से आज भी आपराधिक न्याय में बहुत बड़े बड़े केस को रिजॉल्व किया जाता है। समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, है ना। क्रूरता से क्या मतलब है? क्रूअल्टी बोलते हैं। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के साथ शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना क्रूरता कहलाती है। आईपीसी की धारा 498 में अब ये 85-86 में देखने को मिलती है। ठीक है, पति की अनुपस्थिति में कौन परिवाद प्रस्तुत कर सकता है? मतलब कोई भी पति की अनुपस्थिति में पत्नी का अगर परिवाद किसी को देना हो तो कौन करेगा? समझे बात को। जैसे पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, पत्नी ने आत्महत्या कर ली, अब ऐसी स्थिति में पत्नी का कौन पक्ष रखेगा? तो यहाँ पे पति के अनुपस्थिति में पत्नी या उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कानून पीड़िता को शिकायत का अधिकार देती है। तो सीधी बात है, अगर जिंदा है तो खुद नहीं, माता पिता भी कर सकते हैं। मौनानुकूलता का क्या अर्थ है? मतलब साइलेंट कंसेंट। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ मान लीजिए यौन अपराध हो रहा है ना, रेप हो रहा है और वो मौन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी संतुष्टि है, उसकी सहमति है। इस तरीके समझिए, पुरुष महिला जब शादीशुदा होते हैं ऐसी स्थिति में इस बात को यहाँ पे डिफाइन किया गया कुछ केसेस है। मौनानुकूलता यानी साइलेंट कंसेंट का अर्थ है बिना स्पष्ट विरोध की सहमति देना। भाई हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम साइलेंट हैं, इसका मतलब सहमति दे रहा है। लेकिन कानून कई मामलों में मौन को सहमति नहीं मानता है, लेकिन पति पत्नी के मामले में यहाँ पे मानता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किसी स्त्री को फुसलाकर ले जाने के मुख्य तत्व क्या है? धोखा देना, पहला तो बहलाना, ठीक है, महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना, ये चीजें क्या है? बहला फुसलाकर ले जाने के एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट्स को जैसे ही हम अपनी एफआईआर की किसी भी रिपोर्ट में दर्ज कर लिखते हैं, जिससे एफआईआर दर्ज होती है, ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? यहाँ पे बहलाना फुसलाना वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ फिट बैठ जाता है, क्योंकि एलिमेंट चेक किए जाते हैं कोर्ट में। क्वेश्चन 5 क्या है? हाथरस केस के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स है, इसको समझ लेते हैं। ये भी बड़ा मामला है, हाथरस के सामूहिक बलात्कार व हत्या, इसके बारे में बात कीजिए। हाथरस केस में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या हुई थी। इस मामले ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कठोर कार्रवाई की मांग की। क्या तारीख थी? 14 दिसंबर 2020। जगह हाथरस जो कि यूपी में है। ठीक है,
19 वर्षीय दलित युवती यानी कि महिला के साथ गंभीर हमला हुआ। दलित युवती मतलब गैर शादीशुदा महिला के साथ हमला हुआ और उसे कथित तौर पे बताया गया कि उसके साथ क्या होता है, बलात्कार होता है, और 2020 में 29 सितंबर को उसकी डेथ हो जाती है करीब 15 दिन बाद, ठीक है, दिल्ली में। पुलिस द्वारा रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है, क्योंकि पुलिस ने सीधा अंतिम संस्कार कर दिया, इन्वेस्टिगेशन को सही से किया नहीं। कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति का इसमें हाथ होने का संशय था। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि कौन कौन सी धाराएं लगी थी। 376D सामूहिक बलात्कार की जो धारा 70 होती, हत्या की 103, हत्या का प्रयास 109, महिला की मर्यादा भंग 74, दम के लिए 351 2, और SC/ST एक्ट जो होता है वो भी लगा था। ध्यान रखना, SC/ST एक्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय के व्यक्तियों को यहाँ पे सुरक्षा बनाए रखने के लिए, उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिनियम यानी कि निवारण अधिनियम बनाया गया था। इसको एट्रोसिटी एक्ट भी कह देते हैं, है ना। फैसला 2030 में एक आरोपी दोषी था, है ना, हत्या और SC/ST एक्ट के तहत उसी ने हत्या की थी और इसके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा था। 3 आरोपी बरी हुए और गैंग रेप साबित नहीं हो पाया। ठीक है, तो यह है कि जांच प्रक्रिया पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है ये केस की, किस तरीके से पुलिस ने जांच की थी। बढ़ते हैं आगे, चैप्टर 5 को समझते हैं। चैप्टर 5 क्या कहता है? चैप्टर 5 है यौन उत्पीड़न, जिसको सेक्सुअल हरेसमेंट एंड ईव टीजिंग क्या होता है। देखिए, यौन उत्पीड़न की परिभाषा की बात कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का उल्लेख कीजिए। यौन उत्पीड़न का अर्थ है किसी महिला के साथ अश्लील व्यवहार करना, ठीक है, टिप्पणी, छेड़छाड़, अवांछित यौन आचरण करना। देखना कि किसी के साथ रेप, बलात्कार करना वो तो बड़ी घटना हो गई। उत्पीड़न का मतलब है उससे पहले की कोई भी ऐसी घटना है कि किसी को स्टॉक करना, गलत नज़र से देखना, ये सब छोटे छोटे एलिमेंट हैं। अश्लील व्यवहार करना, कोई भी अभद्र टिप्पणी करना, छेड़छाड़ करना, इस तरीके की कोई भी आचरण क्या है वो यौन उत्पीड़न हो जाते हैं। कौन से उत्पीड़न हो जाते हैं? यौन उत्पीड़न हो जाते हैं। इसमें शारीरिक, मौखिक और संकेतात्मक व्यवहार भी शामिल है। शरीर से भी कुछ इस तरीके से तुमने जेस्चर्स बना दिए, मौखिक तौर से कुछ कह दिया, संकेत भी दे दिए, सभी चीजें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CEDAW, जिसको कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत ने भी इस संधि को स्वीकार किया। मतलब महिलाओं को सुरक्षा दिए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यहाँ पे क्या कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में जो कह सकते हो नियम कानून बनाया गया, उन नियम कानूनों को भारत ने भी अपनाया। ठीक है, उसको बोलते हैं CEDAW। ठीक है, ध्यान रखें, कानून बनाए और महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ भारत में भी लागू किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या मतलब है, इसको समझते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मतलब सरकारी प्रयास। बताइए क्या बताया गया है? सरकार ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 बनाया। मतलब महिलाओं के साथ वो जहाँ पे जॉब कर रही हो वहाँ पे पुरुषों के द्वारा कोई भी ऐसा उत्पीड़न जो यौन से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए क्या बनाया गया है? प्रिवेंशन के लिए एक्ट बनाया गया है। इसके तहत हर संस्था में इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज बनाई जाएगी। मान लीजिए कोई संस्थान चल रही है, मान लीजिए एक्स कंपनी है, उस एक्स कंपनी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या बनाया जाएगा? खुद की एक कमेटी बनाई जाएगी इंटरनल, वहां पे वो शिकायत कर सके। ठीक है, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच का प्रावधान किया जाएगा, जागरूकता कार्यक्रम और सख्त दंड के माध्यम से इसे रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो एक इंटरनल कमेटी होगी, उसमें वो महिला जहां जॉब करती वहां पे सूचना देगी कि मेरे साथ इन फला व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। उसकी जांच होगी, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आगे क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को वर्णन कीजिए। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए शिकायत समिति, जांच प्रक्रिया, दंड का प्रावधान करती है, नियोक्ता के लिए सुरक्षित वातावरण देने अनिवार्य करती है। यानी कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, जो भी कंपनी एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, उनके लिए भी नियम बनाते हैं एक कि भाई जब भी महिलाओं को हायर करते हैं उनकी पर्याप्त सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके संस्थान की। इस कानून के तहत दोषी पर कार्रवाई होती है, पीड़िता को राहत दी जाती है। यौन अपराध क्या है, इसको भी समझ लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पे बताया गया है यौन अपराध क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। यौन अपराध वे अपराध हैं जो व्यक्ति की यौन स्वतंत्रता और गरिमा के विरुद्ध होते हैं, जैसे बलात्कार और छेड़छाड़, है ना। अशिक्षा, कारण क्या है, अशिक्षा, गलत सोच, शराब व नशा किसी पुरुष के द्वारा, या तो वो क्या है, अशिक्षित है, उसकी सोच गलत है, शराब में या किसी नशे में है, समाज में लैंगिक असमानता का कारण है, कानून का डर नहीं, उसको खौफ नहीं है, इन सभी को देखते हुए ऐसी प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं पुरुष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 5 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 5 कहता है यौन उत्पीड़न मामलों निपटारों की प्रक्रिया बताइए। पीड़िता शिकायत समिति यानी कि आईसीसी में लिखित शिकायत देती है, समिति जांच करती है, दोनों पक्षों को सुनती है, यदि दोष सिद्ध हो जाता तो नियोक्ता उचित दंड देता। समझौते का विकल्प भी दिया जाता, लेकिन इससे धन का लेन देन नहीं होता। इस प्रक्रिया उद्देश्य न्याय और सुरक्षा देना है। तो मतलब किसी भी महिला के साथ उसके किसी भी संस्थान में जहाँ जॉब कर रही, वहाँ पे ऐसी कोई भी गतिविधि होती है तो वो इंटरनल कमेटी में एक शिकायत देती है, चीज़ों को सुनती है, उसके बाद यहाँ पे कमेटी डिसीजन लेती है। तो सरकार ने क्या क्या किया इसके लिए, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सरकार ने क्या किया इसके लिए। तो सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस नियम शिकायत प्रक्रिया, संगति गठन, दंड निर्धारण की शक्ति है। सरकार इन नियमों के माध्यम से कानून को प्रभावी बनाते हैं। भाई जो भी नियम बनाए हैं कि प्रिवेंशन करने के लिए, महिलाओं को किसी भी वर्क प्लेस पर, उसके लिए नियमों में बदलाव कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान यौन उत्पीड़न के सहित समझा। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 में महिलाओं को समानता और गरिमा का अधिकार देते हैं। ठीक है, 14 भी देता है समानता का, 15 और 21 भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए। मतलब किसके लिए, कि जो भी आपके कार्यस्थल हैं उसके एम्प्लॉयजर्स को, यानी कि उनके जो रिक्रूट करने वाले लोगों को यहाँ पे दिशा निर्देश दिए। उसी आधार पर 2013 में अधिनियम बनाया महिलाओं के अधिकार की रक्षा इससे महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, पीड़िता द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताइए। तो भाई आईसीसी में वो क्या देगी, एक शिकायत देगी, घटना की चीज़ें चेक की जाएंगी, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद चीज़ों को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, सभी चीज़ों को गोपनीय रखा जाएगा, है ना। उसके बाद संविधान निम्न प्रावधानों का प्रावधान कीजिए। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण 14, 15, 21 में महिलाओं की समानता सुरक्षा मिलती। महिलाओं के प्रति मूल कर्तव्य 51A में नागरिकों को महिलाओं की सम्मान का कर्तव्य करना होता है, 51(1) में। ठीक है ना। पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण, तो 73वीं और 74वें संशोधन में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। मतलब ये है कि वहाँ पे भी उन लोगों को पर्याप्त पद दिए जाएं। पद में चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वहाँ के अलग अलग जो पद हैं वहाँ पे उनको सुविधा दी जाए। ठीक है, अब शॉर्ट में है झूठी शिकायत साक्ष्य पर दंड बताइए। यदि कोई झूठी शिकायत या गलत साक्ष्य देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें दंड अनुशासनात्मक कार्रवाई, तो बस सिंपल सी बात है। क्षतिपूर्ति निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु। क्षतिपूर्ति क्या होती है, क्षतिपूर्ति का मतलब जैसे मान लीजिए 2 लोगों के बीच टक्कर हो गई है ना, टक्कर हो गई तो एक को कंपनसेट कर दिया गया है। अब टक्कर नहीं, यहाँ पे मान लीजिए विवाद हो गया, किसी का नुकसान हो गया, तो क्षतिपूर्ति बात हो रही। क्षतिपूर्ति तय करते समय पीड़िता की मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान, घटना की गंभीरता को ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ पूरा एक्ट है, तो महिलाओं की मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान को देख करके उसको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए टिप्पणी। यौन मामलों में गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है, जानकारी उजागर करने पर दंड होगा। तो यौन मामले में गोपनीयता बहुत जरूरी है। कोई भी पत्रकार, न्यूज़पेपर, कोई किसी भी जगह पे महिला से जुड़े हुए किसी भी मामले में उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नियोक्ता के कर्तव्य क्या है। नियोक्ता को सुरक्षित कार्यस्थल देना, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो लोग हायरिंग करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ के, उनको क्या करना है, सुरक्षित कार्यस्थल देना जहाँ पे यौन अभद्रता ना हो। शिकायत समिति बनाना, जिसको आईसीसी बोलते हैं। ठीक है, शिकायतों का समाधान करना, है ना, जो शिकायत आई हैं उनको समाधान भी करना, ये नियोक्ता की जिम्मेदारी है। ठीक है, इनको बताएगा जिला अधिकारी के कर्तव्य, समिति की वार्षिक रिपोर्ट, नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट, अधिनियम का प्रचार। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए,
जिलाधिकारी कानून के पालन की निगरानी का कार्य करता है, जिसको हम डीएम बोलते हैं। चीज़ें एग्जीक्यूटेड है, मान लीजिए किसी भी कंपनी में ऐसे इशू हो गया है, भाई आईसीसी में एक रिपोर्ट दे दी महिला ने, सुनवाई नहीं हो रही, तो वो डीएम के पास भी आ सकता है, महिला जा सकती है ना। समिति की वार्षिक रिपोर्ट, मतलब समिति वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है कि कितने ऐसे मामले आए हैं, इनमें क्या काम हुआ है, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। नियुक्त रिपोर्ट मामलों का उल्लेख करता है कि भाई क्या क्या मामले थे, किससे जुड़े थे, कितने उत्पीड़न से जुड़े थे, सब चीज़ें, ठीक है। अधिनियम का प्रचार, तो यह प्रचार करने की भी बात है कि अधिनियम को सुरक्षित रूप से सब लोगों तक पहुंचे, कि इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बना है। जब भी महिला के साथ कोई घटना होती है तो इस अधिनियम का प्रयोग करके वो क्या करें, यहाँ पे सही तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करें। नियोक्ता द्वारा अनुपालन न करने पर दंड क्या है? यदि एम्प्लॉयर कंपनी कानून का पालन नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसका कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे है न्यायालय द्वारा संज्ञान पर टिप्पणी करें, यानी कि न्यायालय शिकायत मिलने पर मामले का संज्ञान लेता है और कानून के अनुसार कार्रवाई करता है। जब भी ऐसे मामले न्यायालय में पहुंचते तो यहाँ पे संज्ञान लेकर के कार्रवाई न्यायालय भी कर सकता है। पुनरावृत्ति पर दंड, मतलब जब बार बार अपराध हो रहा है, दोबारा बार बार अपराध हो रहा है, तो फिर क्या अधिक दंड दिया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है। यौन अपराध के मुख्य कारण क्या क्या है? यौन अपराध के सबसे मुख्य कारण अशिक्षा, नशा, गलत सोच, कानून का डर, ये सब चीजें। यौन अपराध के प्रकार है ना, किस किस प्रकार के होते हैं? बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, अश्लीलता, मानव तस्करी, ये सभी यौन अपराधों से जुड़े हुए अलग अलग मामले हैं, ठीक है। अब लोग हम आ गए हैं छठवें चैप्टर पे, है ना। ये कौन सा? छठवां चैप्टर। ये है डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा, जिसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। क्या है, इसको समझते हैं। घरेलू हिंसा से क्या आशय है, विस्तार से समझाएं। घरेलू हिंसा का अर्थ है परिवार के भीतर महिला के साथ शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप या यौन उत्पीड़न आदि कुछ भी करना, ठीक है। ध्यान रखना है, घरेलू हिंसा जनरली पुरुष करता है। पुरुष अपनी पत्नी के साथ भी कर सकता, हो सकता अपनी माता के साथ भी कर सकता, या पिता के साथ भी कर सकता। तो ऐसी स्थितियों में ये घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। कब बना था? 2005 में बना था, ठीक है। ये है पैक्ट। इसके तहत अपराध अगर कोई भी होता है, इसमें मारपीट, गाली गलौज, आर्थिक नियंत्रण, जबरदस्ती भी सब कुछ शामिल है। यह महिलाओं को संरक्षण, न्याय प्रदान करता है। पति द्वारा पत्नी को मारना या पैसे न देना, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। घरेलू हिंसा में पुलिस, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट की कर्तव्य बताइए। घरेलू हिंसा में सेवा प्रदाता, पुलिस, मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य हैं? यानी कि पुलिस का कर्तव्य शिकायत दर्ज करना, पीड़िता की सहायता करना। सेवा प्रदाता, इसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, महिला को आश्रय, चिकित्सा, कानूनी सहायता प्रदान करना। जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेवा प्रदाता की बात की जाती है। सेवा प्रदाता वही व्यक्ति होते हैं, जब भी किसी महिला को किसी घर में लग रहा है रहना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में उस महिला को एक एकांत जगह पे सुविधा दी जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो वो कौन कराएगा? सेवा प्रदाता, जो सरकार के द्वारा ही नियुक्त होता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई कर संरक्षण का आदेश देगा। मजिस्ट्रेट मतलब जज, उसको सही तरीके से संरक्षण का आदेश देगा, निवास का आदेश, अन्य राहत भी दे सकता है। सभी मिलकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है, इसको भी समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बताइए। संरक्षण अधिकारी कौन होता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। संरक्षण अधिकारी पीड़िता की शिकायत दर्ज करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। ये सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है ना। वह मजिस्ट्रेट को जानकारी देता है, महिला को सहायता देता आता है, शेल्टर, होम, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है, उसका कार्य करता है और कानून के पालन को सुनिश्चित कराता है। तो यहाँ पे जो आपका बताया गया संरक्षण अधिकारी, जब भी डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े हुए मामले होते हैं, ये लोग एक्टिव होते हैं और ये लोग महिला की शिकायत दर्ज कराना हो, उसको सुविधाएं देना हो, सही जगह पर उसको रखना, यानी कि रहने की व्यवस्था कराना, ये लोग भी करा सकते हैं। सेवा प्रदाता एनजीओ जैसे भी होते हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया, राहत कैसे मिलती है इसके तहत, इसकी बात की गई है। तो पीड़िता क्या करेगी? मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी के पास आवेदन देती है कि मुझे राहत चाहिए। मजिस्ट्रेट जो मामले की जांच करेगा और उसको आदेश देगा कि भाई इसको राहत दी जाए। इसमें संरक्षण आदेश, यानी कि कहाँ पे रहेगी वो, निवास का आदेश हो सकता है और उसको कितना पैसा मिलना चाहिए, सभी चीजें इसमें देखने को मिलती है। प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ठीक।
तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक राहत की बात की गई। मौद्रिक राहत में महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। ध्यान रखना है, मौद्रिक का मतलब आर्थिक रूप से पैसे की बात हो रही है। इसमें खर्चा मिलेगा महिला को रहने के लिए, इलाज के लिए, भरण पोषण, महीने में कितना खर्च होता है उसके हिसाब से मेंटेनेंस, और उसका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी शामिल है। महिला आरोपी को यह राशि देने का आदेश देता है ना, मजिस्ट्रेट सॉरी, किसको देगा? आरोपी। आरोपी कौन होगा? उस महिला का पति हो सकता है या उसका बच्चा हो सकता है। बच्चा किस मामले में? जैसे मान लीजिए कोई भी अपनी बूढ़ी माँ को, है ना, उसका बेटा क्या कर रहा है? प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके बेटे के ऊपर ये चीजें फोर्स हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा के प्रकार। तो प्रकार में है शारीरिक हिंसा, जिसमें मारपीट भी हो सकती है, मानसिक हिंसा, गाली गलौज, अपमान करना रोज रोज, आर्थिक हिंसा, पैसे की तौर से भी उसको पैसे ना देना, कमाने से रोकना, सभी प्रकार की चीजें, यौन हिंसा, जबरदस्ती संबंध बनाना, तो ये सभी क्या है? अपराध हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा के संरक्षण में सरकार के क्या कर्तव्य में, सरकार ने क्या काम किया, क्या कराया है, इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, घरेलू हिंसा के संरक्षण में सरकार के कर्तव्य हैं। सरकार कानून लागू करती है डोमेस्टिक वायलेंस का, जागरूकता फैलाती है कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी स्थिति हो, संरक्षण अधिकारी के पास जाए, वो यहाँ पे सुविधा देगा और सभी चीज़ें आसानी से आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, शेल्टर होम क्या होते हैं? चिकित्सा प्रभारी की कर्तव्य बताएं। शेल्टर होम क्या है? महिलाओं को सुरक्षित आश्रय यानी कि रुकने की जगह देते हैं, और चिकित्सा अधिकारी इलाज प्रदान करने का काम करते हैं, दोनों पीड़िता की सहायता करते हैं। मतलब जब भी महिला लगती है वो अपने पति के घर में सुरक्षित नहीं है, तो उसको शेल्टर होम की, यहाँ पे कोई भी शेल्टर होम का जो ओनर है, जहाँ पे लोगों को आश्रय दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुविधा दी जाएगी, और अगर उसको इलाज की जरूरत है, सरकारी डिपार्टमेंट पूरी सुविधा फ्री देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेवा प्रदाता की शक्तियां बताएं। सेवा प्रदाता वही आपका होता है जो सर्विस प्रोवाइडर, जनरली एनजीओस हो सकते हैं। सेवा प्रदाता शिकायत दर्ज करता है, सहायता देता है, महिलाओं को कानूनी व चिकित्सा सुविधा दिलाता है, शिकायत दर्ज कराता है। ध्यान रखना है, तो ये इसका काम होता है महिलाओं को सुविधाएं देना। संरक्षण आदेश पर क्या टिप्पणी है? प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या मतलब है? संरक्षण आदेश आरोपी को महिला के खिलाफ हिंसा और संपर्क से रोका जाता है या मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए किसी भी महिला के पक्ष में संरक्षण आदेश जारी होगा प्रोटेक्शन के लिए, तो पुरुष अगर उस तरीके से टॉर्चर, परेशान, एवं शोषण कुछ भी करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो जाएगी? इस तरीके के आदेश मजिस्ट्रेट देते हैं। निवास आदेश पर संक्षिप्त में लिखिए। निवास आदेश क्या है? जिसको बोलते हैं रेजिडेंस ऑर्डर, महिलाओं को मिलता है, यानी कि निवास आदेश महिलाओं को घर में रहने का अधिकार दिया जाता है, उसे घर से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है मजिस्ट्रेट कौन कौन से आदेश देता है? तो संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दे सकता है कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, रहने का, उसको मौद्रिक राहत, पैसे की व्यवस्था, भरण पोषण, मेंटेनेंस के लिए। तो भाई कितने आदेश हो गए? 1, 2, 3 और 4 आदेश इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस में जारी होते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। अभिरक्षा आदेश, कस्टडी आदेश। अभिरक्षा आदेश में बच्चे की देखभाल का अधिकार महिला को दिया जाता है या बच्चे के हित में दिया जाता है, तो अभिरक्षा का आदेश जनरली महिला के पक्ष में दिया जाता है, पुरुष को उसका मेंटेनेंस देना होता है। ठीक है, चीजें क्लियर। अब समझते हैं कुछ 60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में है, बहुत तेजी से करेंगे, और उसके बाद PYQs और हमारी सीरीज कंप्लीट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये डॉरी एक्ट से जुड़े हुए दहेज मृत्यु क्या होती है? हालांकि हम लोगों ने ऊपर सब देख लिए, लेकिन एक बार नजर मार लेते हैं। जैसे बताया गया है, दहेज मृत्यु क्या होती है? जब किसी विवाहित महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर असमान स्थिति में हो जाए, तो उससे पहले दहेज की उत्पीड़न होगा तो दहेज मृत्यु। क्लियर। दहेज मृत्यु का मुख्य कानूनी प्रावधान क्या है? BNS की धारा C में बताया गया है, दहेज मृत्यु से संबंधित यहाँ पे प्रावधान दिया गया। क्लियर। तो दोनों चीजें देखी, धारा C में दहेज मृत्यु की बात की गई। दहेज मृत्यु 7 साल के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई कोई भी उकसाई गई स्थिति है जिसमें महिलाओं ने क्या
मृत्यु कर उनकी आत्महत्या कर ली है। महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, तभी इसको दहेज मृत्यु माना जाएगा। दहेज मृत्यु में उत्पीड़न का क्या महत्व है? यह साबित करना होता है कि मृत्यु से पहले दहेज के लिए उत्पीड़ित किया गया था, तभी मृत्यु मानी जाएगी। दहेज मृत्यु का मतलब है महिला को मृत्यु से पहले ऐसे कुछ परेशान किया गया था दहेज मांगने के लिए, जिसकी वजह से उसने मृत्यु डेथ कर ली है, ठीक है, आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन 5 है, दहेज मृत्यु में प्रमाण का भार किस पर होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बताया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है? प्रारंभिक तथ्य सिद्ध होने पर प्रमाण का भार आरोपी पर आ जाता है, उसने उत्पीड़न नहीं किया है। मतलब ये है, अगर किसी भी महिला की मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद केस पहुंचता है, तो ऐसे में पुरुष को ये सिद्ध करना होगा कि मृत्यु तो हुई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन मृत्यु दहेज उत्पीड़न से हुई है ऐसा हम नहीं मान रहे हैं, इसके पक्ष में ये एविडेंस है। तो ये भार किसके ऊपर आ गया? पुरुष को, अगर उसको अपने आप को बचाना, तो आरोपी के ऊपर भार आ जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं कि भाई दहेज मृत्यु नहीं है, ये एक सामान्य मृत्यु है, इसकी ये सबूत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दहेज मृत्यु आत्महत्या में अंतर बताइए। दहेज मृत्यु में उत्पीड़न जुड़ा होता है, जबकि आत्महत्या में महिला स्वयं जान दे देती। दहेज का कारण है तो यह दहेज मृत्यु बन जाती, सीधी बात है। यहाँ पे दहेज मृत्यु में उत्पीड़न के बाद आत्महत्या है, आत्महत्या अकेली है तो फिर दहेज का उसमें कारण जुड़ा नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। एलिमेंट यहाँ पे सेट होना चाहिए कि भाई किसी भी महिला ने अगर मृत्यु की है और उसका कारण दहेज है तो वो दहेज मृत्यु है, ठीक है। दहेज मृत्यु में सजा क्या है? तो कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जिसको बोलते हैं, धारा मानती है यदि उत्पीड़न सिद्ध हो जाए तो मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा, है ना। यदि उत्पीड़न सिद्ध हो जाए, किसी भी व्यक्ति के ने उत्पीड़न किया, उस उत्पीड़न के बाद किसी महिला की मृत्यु हुई है तो वो क्या हो गई है? आपकी दहेज मृत्यु हो गई। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दहेज मृत्यु की सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक कारण है लोभ। भाई किसी भी व्यक्ति में लोभ जाग रहा है कि भाई दहेज में 10 लाख रुपए मिल जाए, जिससे हम आसानी से अपनी घर बार या कार ले ले। पितृसत्तात्मक सोच यानी कि पुरुषवादी सोच ऐसी कि महिलाओं को स्टेबल रहने से रोकना, सप्रेस्ड करना कि नहीं हम ही महान हैं, हम ही सब कुछ हैं, है ना। आर्थिक दबाव, ठीक है। दहेज प्रथा इसके कुछ मुख्य कारण हैं दहेज मृत्यु के, ठीक है। दहेज देना लेना एक मुख्य कारण है कि ये परंपरा चली आ रही, दहेज लेना चाहिए पुरुषों को, तो ये सभी चीजें कारण बन जाती हैं। दहेज कानून का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को दहेज पीड़न से बचाना और दोषियों को सजा देना, ठीक है। अब बलात्कार से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। बलात्कार की परिभाषा की बात की गई है, किसकी बात की गई है? बलात्कार की परिभाषा क्या होती है? ये क्या है? एक नज़र वाले क्वेश्चंस हैं। महिला की इच्छा या सहमति के बिना दबाव या धोखे से यौन संबंध बनाना बलात्कार की कैटेगरी में आता है। बलात्कार के आवश्यक तत्वों की बात की गई है। एक सेकेंड होल्ड करेंगे। यहाँ क्या बताया गया है? बलात्कार का आवश्यक तत्व की बात की गई, तो यहाँ पे आवश्यक तत्व यौन संबंध बने हुए, सहमति ना हो, है ना, बल या धोखे का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ? रेप हुआ है। सहमति का क्या महत्व है ना, कंसेंट का क्या इंपोर्टेंस है? तो यहाँ सहमति स्पष्ट स्वतंत्र होनी चाहिए, दबाव या धोखे से ली गई सहमति मान्य नहीं होती है, वैलिड नहीं होती। नाबालिग के संबंध में नाबालिग के साथ बलात्कार के बारे में यहाँ बात की गई, तो नाबालिग कानूनी रूप से सहमति देने से सक्षम नहीं होता, इसलिए स्वतः बलात्कार माना जाता है। इसी के आधार पे आपने पॉस्को का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी के आधार पे किसका नाम सुना होगा? पॉस्को का नाम सुना होगा। वैवाहिक बलात्कार क्या है? मैरिटल रेप। समझते हैं, देखिए इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता। पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जबरन यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार है। तो पत्नी की इच्छा नहीं है, अगर इच्छा है तो भाई सहमति कैसी हो? मूक हो। मूक मतलब अगर उसने असहमति दर्ज नहीं की, इसका मतलब सहमति है, तो एक छोटी सी चीज हो जाती है। बलात्कार में साक्ष्य का क्या मतलब है? इसमें भाई एक क्लिनिकल रिपोर्ट हो, पीड़िता का बयान हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्लिनिकल रिपोर्ट में सीमन की जांच हो, पुरुष की, महिला की भी होती है जांच यहाँ पे, और उसकी पूरे भी जो भी निशान है उन सभी चीज़ों की सैंपलिंग लेना, ये सभी वो पीड़िता का बयान इम्पोर्टेंट होता है, जिससे
कलेक्शन किया जाता है साक्ष्यों का। ठीक है, बलात्कार की सजा धारा 64 में दी गई है। हमें पता है कि हाँ मृत्यु दंड तक भी शामिल है, 10 वर्ष से ऊपर तक। गैंग रेप की बात की गई है। गैंग रेप की जो हमने ऊपर चर्चा की थी धारा 70 में देखने को मिलती है। पीड़िता की पहचान गोपनीय क्यों रखी जाती है? क्योंकि गरिमा और सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए उसकी यहाँ पे पूरी गुप्त रखी जाती स्थिति को। ठीक है, त्वरित न्याय का महत्व क्या है? त्वरित न्याय क्या होता है? स्पीडी जस्टिस। त्वरित न्याय से मतलब है पीड़िता को राहत तुरंत मिले, समाज में कानून का विश्वास बना रहे। उसके बाद अगले चरण में शॉर्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे है द्विविवाह की बात की गई है। द्विविवाह मतलब पहले से कोई किसी ने दूसरा विवाह कर लिया है, भाई किसी का विवाह है उसके बाद भी उसने एक दूसरा विवाह कर लिया, किस धारा में दंडनीय है? तो 82(1) में दंडनीय है। ठीक है, व्यभिचार की बात की गई है। तो व्यभिचार यहाँ पे जो आपका आ गया है अडल्ट्री बोलते हैं। तो द्विविवाह के आवश्यक तत्व क्या है? पहला विवाह हो, पत्नी भी जीवित हो, उसके बाद आपने दूसरा विवाह कर लिया, द्विविवाह हो गया है। क्या सभी धर्मों में द्विविवाह अपराध है? अधिकांश धर्मों में अपराध है, लेकिन मुस्लिम धर्म में कुछ कुछ अपवाद है ना। मुस्लिम धर्म में कह सकते हैं द्विविवाह अपराध नहीं है। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार क्या है? विवाहित व्यक्ति का किसी अन्य के साथ अवैध संबंध होना व्यभिचार की कैटेगरी में आता है। आईपीसी की धारा 497 किससे जुड़ी है? तो ये व्यभिचार अडल्ट्री से जुड़ी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्री बोलते हैं। तो इसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है व्यभिचार को। मतलब व्यभिचार वैलिड है, कर सकता है कोई भी शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना सकती है, ये चीज़ बताई गई है। व्यभिचार पर असंवैधानिक व्यभिचार को असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया है? महिलाओं के अधिकार और समानता का उल्लंघन करता था, इस चीज़ के लिए इसको क्या कर दिया है? नल एंड वॉइड कर दिया है। व्यभिचार अपराध समाप्त होने पर क्या प्रभाव हुआ? अब आपराधिक यह आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन तलाक का आधार बन जाता है। भाई ग्राउंड बन जाता है किसका? वैलिड आपके तलाक का। द्विविवाह का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे महिलाओं की मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है, जिनसे अधिकार प्रभावित होते हैं। महिलाओं में द्विविवाह का क्या महत्व है? द्विविवाह को अपराध मानकर महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, जिससे वो एक पुरुष और एक महिला आसानी से रह सकें। क्रूरल्टी की बात की गई। यहाँ पे क्रूरता क्या है? महिलाओं के साथ शारीरिक मानसिक उत्पीड़न करना क्रूरता है ना। क्रूरता किस धारा में है? तो 85 में है। 85 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है। दहेज मांग क्रूरता क्यों है? ये महिला पर मानसिक और शारीरिक दबाव डालते हैं, इसलिए ये क्या है? क्रूरता हो जाती है दहेज मांग। क्रूरता में कौन दोषी होता है? पति और उसके रिश्तेदार दोषी होते हैं, है ना। 85 में सजा क्या है? कि 3 वर्ष की सजा है और जुर्माना है। क्या 85 संज्ञेय अपराध है? हाँ, यह संज्ञेय अपराध है। पुलिस बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, महिलाओं को क्या कानूनी संरक्षण मिला? तो बीएनएस में दहेज कानून, घरेलू हिंसा, इन सभी के आधार पर महिलाओं को कुछ संरक्षण भी मिला। मानसिक उत्पीड़न क्रूरता क्यों है? यह महिला के आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। क्रूरता को अपराध बनाने का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 41 नंबर पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से। यौन उत्पीड़न क्या है? महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध अश्लील अनुचित व्यवहार करना यौन उत्पीड़न है, जैसे कि हमने ऊपर समझा था, है ना। ईव टीजिंग क्या है? ईव टीजिंग सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से छेड़छाड़ करना ईव टीजिंग कहलाता। फिर से समझें, ईव टीजिंग का मतलब है सार्वजनिक स्थलों पे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, अलग गलत तरीके से कोई भी संकेत देना, ये सभी चीज़ें क्या है? अश्लीलता में आ जाती हैं, और ये क्या है? ईव टीजिंग है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बीएनएस की कौन सी धारा लागू होती है? तो बीएनएस की 75 जो है यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई धारा है। क्वेश्चन ये था कि भाई यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई कौन सी धारा थी? धारा 75। 78 किससे संबंधित है? स्टॉकिंग, यानी कि पीछा करना, किसी भी महिला का पीछा करना स्टॉकिंग है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है? किसी भी महिला के साथ जहां पर वो काम कर रही है, एक कर्मचारी है, वहां पर उसके साथ यौन उत्पीड़न करना, उसको इस तरीके से मोलेस्ट करना यौन उत्पीड़न है। विशाखा दिशा निर्देश क्या है? यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश हैं। समझे, विशाखा दिशा निर्देश मतलब एक गाइडलाइन बनाई गई थी कि जो भी कार्यस्थल है जहां कंपनियों में काम करते हैं, महिलाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उनको सही वातावरण देने के लिए एम्प्लॉयर्स यानी कि वहां के नियोक्ताओं या मालिकों की जिम्मेदारी है।
ईव टीजिंग सामाजिक अपराध क्या हो? महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान को नुकसान पहुंचता, किसी भी महिला के साथ अभद्र भाषा, व्यवहार, गलत तरीके से इंगेजिंग करना, ये क्या है? ईव टीजिंग होती है। मानसिक स्वास्थ्य का क्या प्रभाव है? इससे डर, तनाव, अपवाद, अवसाद उत्पन्न होते हैं। भाई मानसिक तौर से अगर स्वास्थ्य आपका कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति। ऑनलाइन उत्पीड़न क्या है? इंटरनेट के माध्यम से अश्लील संदेश भेजना, धमकी देना, ये सब ऑनलाइन आपके उत्पीड़न हो जाते हैं। कानून की भूमिका क्या है इस मामले? कानून अपराध को रोकता है और दोषियों को दंड देता है। डोरी से जुड़े हुए हैं दहेज निषेध अधिनियम को उद्देश्य दहेज प्रथा को रोकना, महिलाओं की रक्षा देना। दहेज की परिभाषा विवाह के संबंध में दी गई संपत्ति, धन या दहेज कहलाता। दहेज लेने देने की सजा अधिकतम 5 वर्ष, जुर्माना। दहेज मांगना किस प्रकार का अपराध है? दहेज मांगना दंडनीय अपराध है, चाहे दिया हो या ना लिया हो। दहेज अधिनियम कब लागू हुआ था? 1961 में लागू हुआ था, है ना। घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देना। घरेलू हिंसा क्या है? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक यौन उत्पीड़न घरेलू हिंसा है। पीड़ित महिला कौन है? जो महिला घरेलू संबंध से हिंसा की शिकार हुई है। घरेलू संबंध क्या है? या पारिवारिक और वैवाहिक संबंध में रहने वाले लोगों के साथ, ये जितने भी लोग परिवार में रहते हैं वो घरेलू संबंध होते हैं, ठीक है। साझा गृह क्या है? यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड, वह घर जहां महिला अपने परिवार के साथ रहती है, इसको बोलती हैं शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ PYQ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है साझा गृहस्थी को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन द शेयर हाउस होल्ड। तो साझा गृहस्थी वह घर है जहां पति पत्नी परिवार के सदस्य साथ में रहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार महिला को इस घर में रहने का अधिकार होता है। मतलब ये है कि साझा गृहस्थी का मतलब ये हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या पति अकेला महिला के साथ उत्पीड़न कर रहा, हो सकती है सास भी कर रही हो सकता ससुर भी कर रहा हो। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, जिससे आसानी को सभी लोगों को गिरफ्त में लाया जा सके, ठीक है। घरेलू संबंध से क्या समझते? डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात की गई। घरेलू संबंध का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच पारिवारिक और वैवाहिक संबंध, जिसमें पति पत्नी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, सभी एक ही घर में रहते हैं, ये घरेलू संबंध हो जाते हैं। साधारण सी बात है, साधारण सी परिभाषा। आर्थिक दुरुपयोग में कौन कौन से कार्य शामिल हैं? आर्थिक दुरुपयोग में क्या है? पैसे ना देना, संपत्ति का अधिकार रोकना, खर्चों पर नियंत्रण रखना, महिला को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने से रोकना, ये क्या है? आर्थिक दुरुपयोग हो गए हैं, ठीक है। काउंसलिंग की बात की गई, परामर्श को परिभाषित कीजिए। परामर्श वह प्रक्रिया जिसमें विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को समझाया और मार्गदर्शन किया जाता है। मतलब ये है, आपने देखा होगा महिला पुरुष का विवाद हुआ है और एक भाई व्यक्ति कोई मांग रहा है क्या डिवोर्स, तो इसके डिवोर्स के पहले क्या होता है, यहाँ प्रक्रियाएं चलती हैं मध्यस्थता कराने की। दोनों लोगों को बुलाया जाएगा, अलग अलग समझाया जाएगा, साथ में समझाया जाएगा। जब मध्यस्थता फेल हो जाती, परामर्श फेल हो जाती है, तब जाकर डिवोर्स की प्रक्रिया बढ़ती। तो परामर्श का काम है विवादों को सुलझाना। प्रतिकर आदेश क्या है? यानी कि कंपनसेशन ऑर्डर, पैसे से जुड़ा हुआ मामला। मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया वह आदेश जिसमें पीड़िता को मानसिक या शारीरिक नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। किसी भी महिला के साथ भाई जो भी गलत हुआ उसके एवज में उसको कुछ भी नुकसान की भरपाई के लिए पैसा मिलना, ये कंपनसेट हो जाते हैं। क्या स्त्रीधन दहेज है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये PYQ क्वेश्चंस चल रहे हैं। नहीं, स्त्रीधन दहेज नहीं है, महिला की अपनी संपत्ति होती है और उसे उपहार यानी कि गिफ्ट के रूप में मिलती है। स्त्रीधन मतलब वो होती है जब भी महिला की शादी होती है, आने वाले मित्र यार दोस्त जो हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, इसमें उसका मिलने वाला सोना भी स्त्रीधन होता है। दहेज में कौन कौन से उपहार शामिल नहीं हैं? स्वेच्छा से दिए गए उपहार जो बिना मांग के दिए गए हों वो दहेज में शामिल नहीं। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति आया, एक्स व्यक्ति आया, किसी ने भाई कुछ भी उपहार दे दिए, चाहे वो 10 लाख की कोई कार भी हो सकती है, तो वो क्या है भाई? उपहार की कैटेगरी। झांकना, बॉयजम, ध्यान रखेंगे, बॉयजम को परिभाषित कीजिए, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है, इसको समझ लेते हैं। बॉयजम किसी महिला की निजी गतिविधियों को उसकी अनुमति के बिना देखना या रिकॉर्ड करना बॉयजम कहलाता है। यह एक अपराध है। मतलब क्या है? बॉयजम में किसी भी महिला के निजी पलों को तुम गलत तरीके से उसको अपने कैमरे में या कैद कर रहे हो या गलत तरीके से देख रहे हो, इन सभी चीज़ों को बॉयजम कहा जाता है। तो ये क्या है? अपने आप में क्या है? अपराध है।
धारा 68 पर चर्चा कीजिए। धारा 68 कहती है ऐसे मामलों पर लागू होती जहां अधिकार का दुरुपयोग कर यौन संबंध बनाए जाते हैं। अधिकार का दुरुपयोग कर किन अधिकारों के, जैसे किसी को कस्टडी में रखा गया है और वहां पे पुलिस अफसर के द्वारा महिला के साथ यौन संबंध, इन अधिकारों की बात की गई। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य दंडनीय है या नहीं, ध्यान रखना है। सार्वजनिक स्थल पर ये अश्लील कृत्य करना क्या है, दंडनीय है। धारा 296 के तहत सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना दंडनीय है। अश्लील कृत्य का मतलब होता है पुरुष महिला आपस में कुछ इस तरीके से अश्लील हरकतें कर रहे हैं, पार्क है, किसी भी जगह पे कोई पब्लिक प्लेसेस है, तो ये क्या है, सार्वजनिक स्थल पे अश्लीलता फैलाना है, ऑब्ससेनिटी फैलाना है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। क्या मुस्लिम पति द्विविवाह का दोषी हो सकता है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष 4 विवाह कर सकता है। ध्यान रखना है, एक पुरुष 4 विवाह कर सकता है, इसलिए सामान्यतः वह 2 विवाह का दोषी नहीं होता है। तो पुलिस यहाँ पे जो है मुस्लिम विवाह में एक पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकता है। स्त्री की लज्जा का अपमान क्या है, तो स्त्री की लज्जा का अपमान जो है धारा 354 जो थी उसको यहाँ धारा 74 में रखा गया है। उसकी गरिमा को, सम्मान को ठेस पहुंचाना। ये क्वेश्चन क्या है आपके PYQ थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे कुछ PYQ से। बलात्कार में अप्राकृतिक अपराध के तत्वों का समावेश समझाएं, क्या मतलब है ये? देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, बलात्कार में जबरदस्ती बिना सहमति के यौन संबंध बनाना। ठीक है, अप्राकृतिक अपराधों में व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यौन कृत्य किया जाता है, दोनों में सहमति का अभाव, बल का प्रयोग तत्व शामिल है। न्यायालय ने माना है किसी भी प्रकार का जबरदस्ती यौन कृत्य अपराध है, इसलिए दोनों अपराधों में समानता देखी जा सकती है। बलात्कार में अप्राकृतिक अपराध के तत्वों का समावेशन मतलब ये है कि बलात्कार में जबरदस्ती और बिना सहमति के यौन संबंध होते हैं, ये चीजें क्लियर हैं। अप्राकृतिक अपराधों में भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध यौन कृत्य किए जाते हैं, तो अप्राकृतिक मतलब प्राकृतिक नहीं है ना, और जो उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो दोनों में एक ही एलिमेंट देखने को मिल रहा है कि इच्छा के विरुद्ध किसी के साथ संबंध बनाना क्या है, दोनों अपराध है, तो दोनों में जबरदस्ती देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन 14, महिला की लज्जा जन्म से होती है, इस पर चर्चा करें। किस सहित महिला की लज्जा जो है जन्म से होती है, इस पर चर्चा करें। महिला की लज्जा जन्म से ही मानी जाती है, किसी भी आयु में उसकी रक्षा जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति उसकी लज्जा भंग करता है तो यह अपराध है। एक मामला स्टेट ऑफ पंजाब मेजर सिंह कोर्ट ने कहा छोटी बच्ची की भी लज्जा होती है, इसलिए हर उम्र की महिला की गरिमा की रक्षा जरूरी है। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। धारा क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है यहाँ पे कि BNS की धारा 85 के प्रावधान बताइए, वो क्या है, संवैधानिक है। धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के अपराध को मानती, इसलिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शामिल है। यदि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, क्या है, पति के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा महिला के साथ क्रूरता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक माना, हालांकि इसके दुरुपयोग पर चिंता जताई, यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है। तो पति अगर क्रूरता करता है तो उस क्रूरता के लिए धारा 85 यहाँ पे बनाई गई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दहेज अपराध की प्रकृति बताइए, तो दहेज अपराध कैसा है, गंभीर श्रेणी का अपराध है, तो ये प्रकृति है। संज्ञेय है यानी कि बड़ा अपराध है। ठीक है, गैर जमानती है, नॉन अवेलेबल है, और गैर समझौता योग्य है। तो ये गए अपराध की ये क्या है, प्रकृति है, समझौता नहीं हो सकता है। ठीक है, संज्ञेय है, बड़ा मामला है, गंभीर है। ठीक है, वो जमानत आसानी से नहीं होती है। इसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर है। प्रत्यदर्शी रिस्पोंडेंट क्या है, प्रत्यदर्शी या रिस्पोंडेंट क्या है, इसको समझते हैं। प्रत्यर्थी वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में महिला भी प्रत्यर्थी हो सकती है, जैसे सास या अन्य महिला रिश्तेदार, इसलिए इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते। प्रत्यर्थी कौन है, क्या महिला भी शामिल है? प्रत्यर्थी वह व्यक्ति जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की जाती है, जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की जाती है। इसका मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि एक महिला है ना, उस महिला के खिलाफ, मतलब महिला ने पुरुष के खिलाफ क्या कर दी है, इसको इस तरीके से समझें, होल्ड करेंगे थोड़ा सा। एक महिला जो है, ठीक है, उस महिला
और पुरुष के बीच में कुछ भी ऐसा होता है डिस्प्यूट, महिला क्या करती है, उस पुरुष के खिलाफ क्या कर देती है, शिकायत कर दी। तो पुरुष क्या हो गया यहाँ पे, रिस्पोंडेंट हो गया है। पुरुष कौन हो गया, रिस्पोंडेंट हो गया। ध्यान रखना है किसके खिलाफ हुई, पुरुष के खिलाफ हुई। तो पुरुष कौन हो गया, रिस्पोंडेंट हो गया। इतनी सी चीज है। घरेलू हिंसा कैसे गठित होती है, इसमें कौन कौन से कार्य शामिल हैं। घरेलू हिंसा तब होती है जब महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन उत्पीड़न होता है। ठीक है, इसमें क्या है, मारपीट, गाली गलौज, पैसे रोकना, जबरन संबंध शामिल होते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें सभी क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है। इसकी PDF आपको लीगल सेड ऐप पे मिल जाएगी और आसानी से आप उसको फिर से रीड कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।